आर्य ज्योति विज्ञान संस्थान के द्वारा आयोजित 9वें दिन की कक्षा में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। 9वें दिन की कक्षा को हम लोग 2 भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं। पहले दिन हम लोगों ने राशिफल पढ़ा था, आज नक्षत्रफल पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। नक्षत्रफल की कक्षा में हम लोग पहले ही जान चुके हैं कि राशियां ही नक्षत्र हैं। राशि इक्वल टू नक्षत्र ऐसा हम करें तो कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि जिस वृत्त में पृथ्वी की हम कल्पना करते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है, अथवा पृथ्वी स्थिर है, सूर्य ही घूम रहा है, पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, ऐसा हम जिस वृत्त में कल्पना करते हैं उस वृत्त को कहते हैं क्रांति वृत्त, अथवा इसी वृत्त को कहते हैं राशि मंडल। इसी वृत्त का अलग नाम है नक्षत्र मंडल, इसी वृत्त का नाम है। तो जब इसी क्रांति वृत्त को हम लोग 27 बार डिवीजन कर देते हैं, 27 भागों में बांट देते हैं, उसको नक्षत्र कहते हैं। इसी क्रांति वृत्त को जब हम 12 भागों में बांट देते हैं तो राशियां कहते हैं। राशियों का, राशि शब्द का अर्थ होता है समूह। जब राशि का परिचय पढ़ा रहे थे तब यह बात बताया था। राशि का अर्थ होता है समूह। किसका समूह? नक्षत्रों का समूह। नक्षत्र कितना है? 27। एक नक्षत्र को बारीकी से पढ़ने के लिए 4 भागों में बांट देते हैं, तो उसको कहते हैं नक्षत्र चरण। एक नक्षत्र में 4 चरण होगा, तो 27 नक्षत्र में कितना चरण होगा? 108 चरण। 108 चरणों में ही क्या है? 12 राशियां हैं। तो एक राशि में कितना चरण होगा? 9 चरण। नक्षत्रों के 9 चरणों से मिलकर के एक राशि बनती है। अथवा इसको दूसरे शब्दों में कहें तो 2.25 नक्षत्रों की एक राशि बनती है। पुराना वीडियो देख लीजिएगा, ऐसा बातें वहां बताया जा चुका है ना। 7वें दिन की या 6वें दिन की कक्षा में ये सब बताया जा चुका है, और उसको देख लीजिए। तो वहां पर मैंने अभ्यास करने के लिए कहा था आप लोगों को, जैसे मेष राशि बनाना है तो कैसे बनेगा? पहली राशि मेष है, पहला नक्षत्र अश्विनी, तो हमने यहाँ लिख लिया अश्विनी। इसमें 4 चरण है, टोटल 9 चरण होना चाहिए ना। एक राशि में कितने चरण होते हैं? 9। अश्विनी के 4 चरण मिल गए। अगला नक्षत्र है भरणी, उसका भी हमने क्या ले लिया? 4 चरण। कितने हो गए? 8। एक और चाहिए। अगला नक्षत्र क्या है? कृत्तिका, उसका कितना चरण लेंगे? 1। तो 4 4 8 और 1 9। इन 9 नक्षत्रों के 9 चरणों के समूह से क्या बना? मेष राशि। राशि का अर्थ भी समूह होता है। फिर वृष राशि बनाना होगा, तो इसमें कितने चरण बच गए? कृत्तिका में 3। एक तो वहां चला गया, टोटल 4 ही चरण है सभी नक्षत्रों में, तो यहाँ पर 3 चरण आ गए। कृत्तिका के बाद रोहिणी, उसमें यहाँ पर 4 चरण आ जाएंगे, तो 4 दिन 7 हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे मृगशिरा में भी 4 ही चरण है, और हमको यहाँ कितना चाहिए? 4 दिन 7, 2 चाहिए, तो मृगशिरा का 2। ये आ गया वृष राशि में। मृगशिरा नक्षत्र का आधा वृष राशि में रहता है, आधा मिथुन राशि में रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया मिथुन राशि, तो फिर यहाँ शुरू होगा मृगशिरा के 2 से, क्योंकि मृगशिरा का 2 तो ऊपर रह गया है, ठीक है। इस प्रकार से राशि बनाने के लिए भी आप लोगों को कहा था। इस प्रकार से राशि बना लेंगे तो पूरा दिमाग में कंसेप्ट बैठ जाएगा। अब हम लोग नक्षत्र के फलों की बात करते हैं। जैसे कल मैंने उदाहरण दिया, वैसी ही बात आज भी है। हम लोगों ने जो पंचांगशील पढ़ा था उसके अंतर्गत नक्षत्रशील हम लोगों ने पढ़ा है। आप देखिए दूसरे दिन की कक्षा में पेज नंबर 25 में नक्षत्रों के नाम और उनके स्वामियों के नाम दिए हुए हैं। किस नक्षत्र का स्वामी कौन है? तो जैसा स्वामी होता है वैसा ही उसका गुण होता है। ये सब क्यों बताया गया नक्षत्रों के स्वामियों का नाम? ताकि आप उनके गुणों से परिचित हो सकें और वैसे ही फल की कल्पना कर सकें, वैसे ही फलों को जान सकें। यदि इन सब चीज़ों को आप जानेंगे तो सही दिशा में बढ़ सकते हैं और फलों को समझने में भी आपको सुविधा होगी। इस नक्षत्र के लिए ऐसा ही फल क्यों कहा, वो उनके स्वामियों पर निर्भर करता है। और भी नक्षत्रों के वर्गीकरण है। कुछ नक्षत्र चलायमान है, जिसको कहते हैं चर। चलायमान है मतलब उनकी संज्ञा चर है, उसके जो फल दिखाई पड़ते हैं उस फलों में चलती हुई चीजें दिखती हैं, गतिमान चीजें दिखती हैं, इसलिए उनको चर नक्षत्र कहते हैं। आकाश में चलायमान नहीं है, उनके फलों में चलायमान ज्यादा दिखता है, ठीक है। किसी ऐसे नक्षत्र की दशा आ गई चर नक्षत्र की, तो उसमें ट्रांसफर होने का योग बढ़ जाता है, तो वहां पर फल दिखाना चलता है। वो नक्षत्र तो स्थिर ही है, नक्षत्र नक्षत्र, आकाश में चलायमान नहीं कह रहा हूं, उनके फलों में ऐसी चीजें दिखती हैं। चर नक्षत्र में हम कहते हैं गाड़ी ले लीजिए, क्यों? गाड़ी चलने वाली चीज है। कोई स्थिर नक्षत्र में गाड़ी ले ले तो गाड़ी घर में पड़ी रहेगी, अब ले क्यों रहे हैं? तो चलने के लिए ले रहे हैं। कोई कहे कि हमको ट्रॉली लगवाना है, जो वो रस्सी लगता है ना उसमें, तो उसको हम कहेंगे चर नक्षत्र में लगाओ। पहाड़ों में भी रहता है आने जाने के लिए, रोप वे कहते हैं।
कुछ भी चीज ऐसी लेनी है जो चलता हुआ हो, चक्की लगाना है, किसमें करेंगे वो सब? चरण नक्षत्र में करेंगे। कोई भी चलने वाला काम हो, चलने वाली चीज हो, तो उसका काम चरण नक्षत्र में होगा। ऐसे नक्षत्रों की संज्ञा है, ध्रुव संज्ञा, चर संज्ञा, स्थिर संज्ञा, मृदु संज्ञा इत्यादि नक्षत्रों की संज्ञा है। मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण में वो सब बातें दी। और कुछ कुछ योग भी होते हैं, कौन सा नक्षत्र किस वार में किस तिथि के योग से अच्छा बुरा हो जाता है, वो सब बातें भी उसमें हैं। तो इन सब बातों को दिमाग में रख करके ही फल कथन किया जाता है। तो सभी बातों को उसमें बताया नहीं जा सकता है, सामान्यतः हम लोग इस फलादेश में पहुंचते हैं। अश्विनी नक्षत्र की हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र। उसके नाम से ही समझ में आता है यहाँ दो लोग हैं। पहला अश्व सुनाई पड़ता है, मतलब घोड़ा, और अश्विनी से अश्विनी कुमार भी समझ में आते हैं, जो क्या है, वैद्य हैं। किसके वैद्य हैं? अश्विनी कुमार किसके वैद्य हैं? देवताओं के वैद्य हैं। तो ये सभी चीजें वहां भी दिखाई पड़ेंगी। उम्र उनका कम है, कभी बूढ़े नहीं होते। तो ये सभी जो चीजें हैं, ये सभी चीजें अश्विनी नक्षत्र में दिखाई पड़ती है। अश्विनी नक्षत्र में दिखाई पड़ती है, मतलब अश्विनी नक्षत्र के जातकों में दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो वो धनवान होते हैं। वैद्य को और ज्योतिषी को पैसे की कमी नहीं होती, क्योंकि संसार में ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं है जिसको वैद्य के पास अथवा ज्योतिषी के पास जाना न पड़े। पैसे की कमी नहीं होती है, मतलब ये लोग पैसा गबन करके बैठे रहते हैं। तो आजकल की जो खराब परंपरा है, व्यापारी वाली परंपरा है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। कोई शास्त्र के की सेवा करूंगा इस भाव से ही अगर काम करता रहे, फिर भी उसके पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। अन्य लोगों के पास कमी हो सकती है, इनके पास नहीं रहेगी, क्योंकि समाज के लोग आते रहते हैं। अब वो किसी का काम करेंगे तो वैसा तो है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह इलाज नहीं तो ही वाले बहुत कभी लोग आते हैं। कोई सेवा किया तो कुछ ना कुछ लोग उपहार लेकर ही आते हैं, कुछ फल लेकर के जाएंगे, जिसको जैसा सामर्थ्य है वैसा लेकर के जाते हैं। मैं गाँव में रहता था, खेती बाड़ी करने वाले लोग हमारे पास आते थे मुहूर्त पूछने के लिए, कब बीज लगाने के लिए जाएं, है ना, बीज उत्पन्न होते 40 से आके पूछते थे कब बारिश होगी क्या। तो पैसा कहाँ गाँव के वालों के पास, लोगों के पास होता है, लेकिन वो खाली हाथ नहीं आते थे, उनको ऐसा संस्कार ही नहीं। कुछ नहीं होगा तो इतना सारा फूल लेके आते पूजा करने के लिए कि आप ये फूल लीजिए, इसे पूजा करिए। कुछ हुआ तो कुछ उनके मैंने जो भी खेत में लगा हो ताजा, चाहे वो मूली हो, चाहे साग हो, धनिया हो, कुछ भी वो लेकर के आते थे लोग। खाली हाथ कोई नहीं आता, वो लेकर के आते थे अपना जो है कार्य की। कुछ तो ऐसे भी लोग आते थे, आके पहले पूछते थे कि आपके पास कोई काम है हमारे लिए, गुहाल है, गाय पालते हैं हम लोग, तो गुहाल साफ कर दिए, बिजली बत्ती खराब है तो सब बना दी। पहले आके अपना काम कर लेते थे, फिर बोलते थे कि हम इस काम से आए थे, आपकी सेवा कर दिए हैं, आप हमारा ये काम कर दीजिए, तो फिर उनका काम कर दिया जाता। ऐसे बहुत सारे लोग। तो मुझे ये सब नहीं पता था कि ये सब भी होता है, ये तो उन लोगों ने मुझे बताया कि समाज में कोई भी ऐसा व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति जो सज्जन लोग हैं, भारत की जो धर्मप्राण जनता है, उनके हृदय में, उनके डीएनए में, उनके जिन में ही ऐसा है कि वो लोग हराम की नहीं खाते हैं, कुछ भी चीज ऐसे अनावश्यक नहीं लेते हैं, किसी की फालतू सेवा नहीं लेते हैं। ये तो छली कपटी प्रपंचियों ने अपनी माया से जो फैलाया सो फैलाया। तो ये सब चीजें वो लोग आकर करते थे तो मुझे बड़ा आश्चर्य होता था, इनको ये सब कौन बताता है, कौन सिखाता है? शास्त्रों में तो लिखा है, तो वो लोग पढ़े लिखे थोड़ी हैं, पर फिर भी वो इन सब बातों को बहुत अच्छे से जानते थे। एक बार तो कोई तोता लेके पहुंच गया कि आप तोता पालिएगा, हमारे लिए आप कुछ फलादेश कर दीजिए। फिर मैंने तोता को उड़ा दिया, मैंने कहा तुम उड़ा दो, हमने हमको दे दिया, हम अपनी चीज कुछ भी करें, अब बैठो तुम्हारा काम करता हूँ। उनको करके जैसा भी उनकी संतुष्टि, उनको संतुष्ट करके भेज। इस प्रकार से अनेकों घटनाएं मेरे जीवन में घटी। तो इस प्रकार से जो चीजें होती हैं, कहने का तात्पर्य यही है कि जो वैद्य होगा उसके पास कोई आएगा कि हमको ये समस्या हो गई है, हमारी चिकित्सा कर दीजिए, उसको उत्तम स्वास्थ्य का लाभ होगा, या कोई वैद्य उसको दवा देगा, औषधि देगा। तो संसार में मान लीजिए कोई दुष्ट भी होंगे तो कितने परसेंट होंगे, या कोई दुष्ट ही है तो कितनी बार दुष्टता करेगा? 50 बार जाएगा और 50 बार खाली हाथ ही जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। तो इसलिए उनके पास किसी प्रकार की संपदा की धन माने योगक्षेम के लायक जो भी धन है वो मांगना खोजना नहीं पड़ता, लोग लाकर घर में खुद देते हैं। ऐसे वैद्य और ज्योतिषों के साथ होता है। तो उसी संदर्भ में यहाँ पर कहा गया है कि लोग धनवान होते हैं, धन की कमी नहीं होती। कहीं धन के लिए बहुत आयास नहीं, घर में बैठे बैठे ही प्राप्त होता है। अन्य लोगों को तो कहीं जाना पड़ेगा भिक्षाटन के लिए, मांगने के लिए, कुछ काम करने के लिए। इनको घर में ही अध्ययन करना है, रिसर्च करना है, पढ़ना है, जो लोग आ रहे हैं उनकी सेवा करनी है, उतने में इनको धन की प्राप्ति होती है। तो अश्विनी नक्षत्र के जातक भी ऐसे ही है। अब बचपन अश्विनी कुमार, हंसमुख, तेजस्वी, तो वैसे भी वो लोग तेजस्वी दिखाई पड़ते हैं, हंसमुख दिखाई पड़ते हैं, सुंदर होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्धिमान नहीं होते तो देवता लोग अपना वैद्य चुनते गए, इनको वैद्यों की कमी है, किसी को बुला लेते। बुद्धिमान है इसलिए उनको देवताओं ने वैद्य चुना है, तो बुद्धिमान होते हैं। अब देवताओं के वैद्य हैं तो अच्छा पोशाक, अच्छा आभूषण, तो वो सभी चीजें इनको जो है पसंद होती है। जल्दी बूढ़े नहीं होते हैं, बहुत शौकीन होते हैं, और आजकल की भाषा में कहा जाए तो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं। वो डॉक्टर नहीं भी होंगे तो भी उनको पता होगा कि क्या खाने से क्या होता है
क्या पीने से क्या होता है, दिन में आपको 50 बार टोकेंगे यदि आपसे उनकी मित्रता हो गई है। आप गलत टाइम पे कुछ खा पी रहे हैं तो तुरंत केवल टोक नहीं देंगे, आपको इस तरीके से सुना देंगे कि आप वहां पर चीज को फेंक करके चले जाइए। ठीक है, शाम के समय ऐसे 7-8 बजे हनुमान जी का एक मंदिर था, वहां बाहर बैठने के लिए सीढ़ी पे मैं बैठा था। एक चना वाला आया, बोला पंडित जी चना ले लीजिए। तो मैं कहा चना दे दो, 5 रुपए थे, मैं चना लेकर के वहीं पाने लगा। तो एक बूढ़े बूढ़े बाबा आए, बोले क्या बाबा आप चना खा रहे हैं? मैंने कहा कि दे दिया, आप देने वाला पा रहा हूँ, बैठा हूँ आराम से, आप भी बैठे। बोले नहीं, हमारे यहाँ बहुत बड़ा हुआ होता था, उसको हम लोग चना खिलाते थे। तो मैं चना को ही फेंक दिया। तो कहने का तात्पर्य वो आकर के ऐसा कुछ स्टेटमेंट दे देगा कि आप उसको खा ही नहीं पाएंगे उस समय। इस तरीके से आपको छेड़ देगा या इस तरह का स्टेटमेंट दे देगा। ये सब अश्विनी वाले मतलब टारगेट उनका बहुत गजब होता है, खास करके जहां पर स्वास्थ्य का मामला हो, जहां पर शरीर के आरोग्य की बात हो, ये सब अश्विनी नक्षत्र वालों का गुण होता है। परोपकारी होते हैं, चतुर होते हैं, यशस्वी होते हैं, सेवक चाहते हैं, नौकर चाकर चाहिए, सेवा करने वाले लोग चाहिए, अपने रुतबा में रखते हैं, अपने मिजाज में रखते हैं, अपने आप को आगे रखते। पहला नक्षत्र है ना भाई अश्विनी नक्षत्र, तो जहाँ लोग सेकेंड स्थान देगा, थर्ड स्थान देगा, वहां जाएंगे ही नहीं। जाएंगे मतलब पहला स्थान चाहिए। और अगर विद्यार्थी जीवन में पढ़ रहे हैं तो आगे वाले बेंच में बैठेंगे, पीछे वाले बेंच में नहीं बैठ सकते हैं, विवाद हो जाएगा। कोई नहीं बैठने दिया तो स्कूल छोड़ देंगे, एब्सेंट कर दो, नहीं बैठेंगे। इस तरीके के मिजाज में आपको देखते हुए लोग हरकतें करते हुए देखते हुए लोग मिलेंगे। तो आगे रहने की आदत होती है, अच्छे चरित्रवान होते हैं, विनम्र होते हैं, स्पष्ट वक्ता होते हैं, ज़्यादा तेल मालिश करना और मक्खन लगा करके मतलब रोटी में ही मक्खन लगाते हैं, बातों में नहीं लगाते हैं। ये सब गुण इनके अंदर होता है। लेकिन ये भी बात है कि मंगल पाप ग्रह के उसमें आते हैं तो अपना काम साधने में भी कुशल होते हैं। ठीक है, फिर आगे भरणी नक्षत्र की हम लोग बात करते हैं कि भाई भरणी नक्षत्र का क्या मामला है। अब भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं यमराज। भरणी नक्षत्र के स्वामी होते हैं यमराज। आकाश में आप उसकी आकृति देखेंगे ना तो वो एक पात्र की तरह दिखेगा, जैसे गुआम होता है, आप लोग देखे होंगे शीशे का, कांच का अचार लोग रखते हैं ना, तो उस तरीके की आकृति आकाश में भरणी नक्षत्र की दिखाई पड़ती है। अब देखिए आकृतियों का भी बहुत महत्व है। तो भरणी नक्षत्र वालों के अंदर चीजों को संग्रह करने की आदत होती है। कोई भी भरणी नक्षत्र वाला सुन रहा हो, देख रहा हो, आपके घर में कोई हो, मिलान करके देख लीजिए। कोई एंटिक पीस कहीं घूमने जाएगा तो ढूंढेगा इधर का एंटिक पीस क्या है। जैसे कुछ लोग होता है कि पूछते हैं इधर का फेवरेट फूड क्या है, वो नहीं पूछेगा। भरणी वाला ये पूछेगा इधर का एंटिक पीस क्या है, उसको लेकर के जाएगा। भरणी नक्षत्र वाला आदमी यदि 50 साल का भी हो गया है ना, तो उसके पास जब वो 10 साल का था, 15 साल का था, तब की चीजें रखी हुई मिल जाएंगी आपको। तो मतलब चीजों को संग्रह करने की, सहेजने की, संजोने की आदत होती है। और यमराज इसके स्वामी हैं, दक्षिण दिशा है तो क्रूरता भी होती है। और स्त्रियों का यदि जन्म हो गया इसमें तो बिल्कुल आगे रहना, नेतृत्व करना, किसी से नहीं डरना, निर्भीक रहना, ये सब चीजें जो है उनमें दिखाई पड़ता है। मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, ये सभी गुण जो है इनका मंगल का वाला जो भी चीजें होता है ना वो सब दिखाई पड़ता है। और बहुत अति होगा तभी बोलेंगे, और जब बोलेंगे तो हिसाब किताब क्लियर कर लेंगे। जब तक सहन शक्ति है तब तक झेल रहे हैं, जिस दिन बोलेंगे उस दिन इतना बोल देंगे कि फिर आगे रिश्ता रखा नहीं जा सकता है। तो इस तरह का मतलब छुपा हुआ क्रोध इनके अंदर होता है। और घात करते हैं तो गहरा ही घात करते हैं, थोड़े बड़े उनको संतुष्टि नहीं होती। या तो घात करते नहीं है, करते हैं तो फिर गहरा घात करते हैं। ये सब इनके स्वभाव में होता है। दीर्घायु होते हैं, मेहनती होते हैं, इसलिए दीर्घायु होते हैं, शत्रुओं को जीतना जानते हैं। इन लोगों को अंग भंग की संभावना रहती है, चोट चपेट लगने की संभावना रहती है, अंग भंग की संभावना रहती है, कम बोलने वाले होते हैं, क्रूर होते हैं, कृतज्ञ होते हैं। ये सब कुछ दुर्गुण भी है पापक ग्रह के उसमें आने के कारण, मेष राशि के अंतर्गत आने के कारण। और यमराज के स्वामी हैं तो कुछ दुर्गुण भी उसमें जो है शामिल है। तो ये सब बातें भरणी नक्षत्र के संबंध में हो गए। कृतिका नक्षत्र की बात करते हैं। कृतिका नक्षत्र जो है उसके स्वामी है अग्नि, है ना। और आकाश में इसका आकृति है चाकू की तरह। चाकू का काम क्या है? काटना। अब चाकू लेकर के तो घूमेंगे नहीं, कदाचित घूम भी सकते हैं, क्यों? कुछ उस तरह का मिल गया, नक्सलाइट माओवादी ने कहीं कुछ शामिल कर लिया, चाकू लेकर भी घूम सकते हैं, उसमें क्या होगा। लेकिन जो हर व्यक्ति तो नहीं घूमेगा ना। 27 ही नक्षत्र हैं, करोड़ों की आबादी है, तो सारे कृतिका नक्षत्र वाले चाकू लेकर ही तो नहीं घूमेंगे, तो चाकू का प्रयोग करेंगे कहाँ? तो कुछ ऐसे कलाकार होते हैं, आप कहीं जाएंगे तो तुरंत अपनी कलाकारी दिखाएंगे, तो बढ़िया बढ़िया डिश काटना जानेंगे चाकू से, खूब बढ़िया। तो सभी कृतिका नक्षत्र का कहीं कहीं उनका प्रभाव होता है, या तो लग्न में कृतिका हो या नक्षत्र में मतलब चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में, ऐसा उनमें होता है। और जवाब उनकी तेज होती है, कोई भी बात काटने से शुरू करते हैं, सकारात्मकता से शुरू नहीं करते हैं। कोई जाके बोले कि भैया ये काम करना है, कर देंगे, पहला उत्तर होगा नहीं करेंगे, उसके बाद फिर करने में हर्ज ही क्या है, तो बाद में फिर राजी होंगे। पहला स्टेटमेंट जो उनका होगा नहीं से ही स्टार्ट होगा,
ऐसे कृत्तिका वालों का स्वभाव होता है। अग्नि देव इनके स्वामी है तो तुरंत भर में आग लग जाता है, छोटा सा कुछ बोले तो बिलक जाएंगे और तुरंत मिजाजी होते हैं। इनको चिढ़ाना वो करना बड़ा आसान होता है, थोड़ा थोड़ा में ही चिढ़ जाते हैं, चिढ़ने का स्वभाव होता है। अस्थिर होते हैं, स्थिरता कम होती है। जीवन में उतार चढ़ाव भी होता है, जैसे दीपक का लौ घटता बढ़ता है वैसे जीवन में इनको उतार चढ़ाव भी जो है देखने के लिए वो होता है। शौकीन होते हैं, पुरुष होंगे तो स्त्रियों से बहुत मित्रता करेंगे, इनको फ्रेंड सर्कल में महिलाएं ज़्यादा होती हैं। विद्वान होते हैं, व्यक्तित्व इनका अच्छा होता है, चमक दमक होती है, अग्नि ही है तो क्या कहना है, चमक दमक अच्छा होता है। पाचन शक्ति अच्छी होती है। गर्म चीज़ खाना पसंद करते हैं, चाय चाहिए, कॉफ़ी चाहिए, थोड़े थोड़े देर में कुछ न कुछ गर्म पेय पदार्थ चाहिए, वो सब चीज़ें होती हैं। और इसके भी विशेष जानकार होते हैं, कोर्ट कचहरी कानून प्रशासन मुकदमा इन सब चीज़ों को भी ये जानकार होते हैं। ये सब कृत्तिका नक्षत्र की बात हो गई। अब रोहिणी नक्षत्र की बात करते हैं। रोहिणी नक्षत्र जो है, रोहिणी नक्षत्र का बड़ा महत्व है। रोहिणी नक्षत्र को भगवान ने स्वयं अपने लिए चुना। भगवान श्री कृष्ण का जन्म जो है रोहिणी नक्षत्र में हुआ। अभी बृहस्पति बहुत दिनों से रोहिणी नक्षत्र में दिखाई पड़ रहा था। रोहिणी नक्षत्र इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, वी की आकृति में इस तरीके से दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो तारा है ना वो बहुत तेज चमकता है, इसी को रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। इसी तारा को रोहिणी नक्षत्र कहते हैं। ये जितने भी नक्षत्रों के नाम हैं उसमें कोई एक तारा नहीं है, बल्कि वो नक्षत्रों का मंडल है। उसको जब आप टेलीस्कोप से देखेंगे तो उसमें लाखों करोड़ों छोटे छोटे स्टार्स होते हैं भरे हुए। तो तारों का जाल है, उनमें से जो सबसे ज्यादा तेज चमकता है उसको कहते हैं योग तारा, उसको कहते हैं योग तारा। और जब कोई व्यक्ति कहता है अश्विनी तो वहां पर योग तारा से ही वो जाना जाता है। कोई कहता है भरणी तो योग तारा को ही लोग इंगित करते हैं। कोई कहता है रोहिणी, रोहिणी तो ये पूरा ही रोहिणी है, पर इस तारा को दिखा करके लोग कहेंगे कि रोहिणी, वह योग तारा है। सारी बात समझ में। जैसे गोत्र परंपरा वाली बात है, घर का जो मुखिया होता है वो आ गया तो परिवार के सभी लोग आ गए, ठीक है। कोई भी शादी विवाह का कार्ड देगा तो किसको देगा, मुखिया को देगा, मुखिया को दे दिया तो सब लोग आ गए, वही उनका हेड है, वही उनका प्रतिनिधित्व कर रहा है, प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो रोहिणी सकट का भेदन भी होता है, सकट की तरह है ना, रोहिणी सकट का जो भेदन भी होता है इस प्रकार से। और जब भेदन होता है तो कई प्रकार के उत्पाद इत्यादि भी आते हैं। रोहिणी सकट भेदन तो खैर अभी हम लोगों का विषय नहीं है, पर समझने के लिए बता रहा हूँ। तो ये नक्षत्र जो है बहुत कम अपने संपूर्ण स्वरूप में दिखाई पड़ता है, क्योंकि बाकी तारे बहुत कम चमकते हैं। जो सबसे ज़्यादा तेज चमकता है उसी को योग तारा कहते हैं, उस नक्षत्र का। बाकी तारे बहुत कम चमकते हैं। बहुत दिनों से मैं रोहिणी नक्षत्र को देख रहा था, कई लोगों को दिखाया भी था, भगवान का जन्म इसमें हुआ है। हम लोग वैष्णव लोग हैं तो क्योंकि भगवान का जन्म हुआ है तो उससे बड़ा मतलब प्रेमी हमारे लिए कौन है। जो भगवान का प्रेमी है वो उससे बड़ा हमारे लिए प्रेमी कुछ नहीं। तो भगवान ने रोहिणी नक्षत्र को चुना जन्म लेने के लिए, तो उससे बड़ा लगाव है। तो मैं देखता रहता था उसको, निकल करके दिन में जितनी बार मतलब रात में टाइम मिले उतनी बार निकल करके देख लिए। अब एक बार हुआ कि उधर जाना हुआ हमारा टिग्गा की तरफ, रात्रि वहाँ आरती में। तो जब रात्रि आरती करके निकल रहा था उस समय रोहिणी की जो वास्तविक वी शेप है उसको मैं देखा अभी 2-3 महीने पहले, ऐसा पूरा से भव्य एकदम सुंदर दिव्य। तो वो हर जगह दिखाई नहीं पड़ता है, बहुत भव्य स्वरूप था रोहिणी नक्षत्र। तो फिर याद आ गया इसका तो इस प्रकार से है, इस प्रकार से भेदन हो सकता है, कोई तारा वहां पड़ जाए तो उस समय बड़ा उत्पाद होता है जब रोहिणी नक्षत्र का रोहिणी सकट का भेदन होता है। ये सकट की तरह आकृति बनती है, ठीक है। तो कहाँ पर चल रहे थे हम लोग, रोहिणी नक्षत्र के बारे में चल रहे थे। तो रोहिणी नक्षत्र क्या है, मेहनती होते हैं, परिश्रमी होते हैं, अपने अनुसार चीजों को चलाना चाहते हैं, सुंदर होते हैं, उनके चेहरे में एक विशेष आकर्षण होता है। एक सबसे बड़ी कमी है कि कामी प्रवृत्ति के होते हैं, दूरदर्शी होते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे सपने लेकर के चलते हैं, बहुत कुछ प्रपंच जानते हैं, साम दाम दंड भेद की नीति अपनाने से पीछे नहीं रहते हैं। ये सभी रोहिणी नक्षत्र का गुण है। व्यक्तित्व तो बहुत आकर्षक होता है, मधुरभाषी होते हैं, और इनके चेहरे में विशेष रूप से नासिका की बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि लगता है कि भाई ये रोहिणी नक्षत्र का इसमें कुछ न कुछ दिखाई पड़ता है लक्षण। वो नासिका बहुत सुंदर होती है। खेल कूद में विशेष रुचि रखते हैं, भाग दौड़ वाले काम में ज़्यादा रुचि होती है, खूब भागना दौड़ना ये सब चीज़ें जो है सकट की तरह है। सकट मतलब क्या होता है, गाड़ी का काम क्या है, चलना, भारी चीज़ों को लेकर चलना। तो आप देखेंगे भाला फेंकेंगे, इधर भी जितने भाला फेंकने वाले मिलेंगे ना छात्र आपको खेल में, वहाँ बैठ करके देखिएगा, दौड़ने वाले भाला फेंकने वाले बहुत लोग आपको रोहिणी नक्षत्र वाले मिलेंगे। यहाँ ही नहीं, कहीं भी आप खेल जगत में जाइए, वहाँ पर जो लोग परिश्रम वाला काम है,
वो उठा करके फेंकते हैं, लोहा का उठा करके फेंकते हैं बहुत दूर तक, भाला फेंक, गोला फेंक, जो ये सब है, उन सब में आपको मिलेंगे ये लोग रोहिणी वाले। ठीक है, तो ये सब जीवन को जीवन स्तर को ऊंचा बना करके रखना चाहते हैं। कोई समझा दे कि नहीं ठीक है यही तुम्हारी नियति है, तो उसको नहीं मानते हैं। नियति तो ठीक है, अपना कर्म करने से क्यों पीछे हटना है। तो हमेशा जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए लड़ते रहते हैं, जद्दोजहद करते रहते हैं। ये सब रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव है। मामा पक्ष से इनका कम तालमेल होता है, मामा से कम बनता है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था कंस मामा का हाल आप सबको पता ही है, उससे याद हो जाएगा। ठीक है, तो मामा से कम तालमेल होता है। आधुनिक कपड़ों के शौकीन होते हैं, धार्मिक होते हैं। धार्मिक होते तो हैं, लेकिन आधुनिक चीज़ें इनको बहुत प्रभावित करती रहती है। तो धार्मिक में बने रहना और नियमित उससे जुड़े रहना, उसमें बड़ा बने कंटिन्यूटी नहीं होती है बहुत ज़्यादा। रोज पूजा करने के लिए कहा जाए तो कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, वैसी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आधुनिक चीज़ें प्रभावित करती रहती है बुद्धि को, बार बार बिगाड़ती रहती हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं। कोई भी काम करेंगे बहुत सफाई से करेंगे, बहुत कुशलता से करेंगे, या तो नहीं करेंगे, करेंगे तो बहुत सफाई बहुत कुशलता से करेंगे। चीज़ों को सजाना सहेजना ये सब उनको बहुत अच्छा लगता है और उसमें बहुत निपुण होते हैं। खुशमिजाज होते हैं, धनी होते हैं, इंद्रियों पर नियंत्रण रखते हैं, सारगर्भित बातें बोलते हैं, मन से बहुत कोमल होते हैं, कोमल स्वभाव, नाजुक स्वभाव के होते हैं, शब्दों के खिलाड़ी होते हैं। खेती करना, पशुपालन करना ये सब बहुत पसंद होगा। तो आप देखिएगा कि थोड़े दिन भी छुट्टी के लिए घर गए तो बैग इधर फेंकेंगे, उधर खेत में जाएंगे। रोहिणी नक्षत्र का स्वभाव है, लगा होता है, उधर जाएंगे, फिर घास वास लाए, कंधे में बांधे चले, वो सब पसंद है। फिर उसको फोटो खींच करके, अब आजकल तो सोशल मीडिया और इंस्टाग्राम का जमाना चला गया है, तो वहाँ पर भी शेयर होगा। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें हैं। और शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, इनके कंधे मजबूत होते हैं। किसी स्त्री का जन्म रोहिणी में होगा ना, तो कंधे और हाथ की बनावट पुरुषों की तरह होती है, तो कंधे और हाथ पर बलवान होते हैं, पुष्ट होते हैं। भीमसेन का जन्म भी इसी में हुआ था। पर्याप्त खाते हैं, पर्याप्त सोते हैं, उसमें कंप्रोमाइज नहीं, खाने सोने में कोई कंप्रोमाइज नहीं। ये सब रोहिणी नक्षत्र की बात हो गई। मृगशिरा नक्षत्र की बात करते हैं। सिर ही जो है मृग की तरह जिसका हो, वो मृगशिरा नक्षत्र है। ठीक है, मृगशिरा नक्षत्र वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? कल्पना में ज़्यादा रहते हैं। यह कर दूंगा, वह कर दूंगा, दिस कर दूंगा, दैट कर दूंगा। जब करने की बारी आएगी, बट ढपोर संग सुने हैं ना, अब मृगशिरा वाले सुन करके नाराज हो जाएंगे। किसी भी बात को आपके ऊपर निर्भर करता है ना कि आप किस तरीके से लेके जाएंगे। अपनी कमी को जान करके नाराज हो जाइए तो हो जाइए, अथवा अपनी कमी को जान करके उस पर नियंत्रण करिए। तो आपकी बुद्धि पर निर्भर करता है कि आपको भगवान ने बुद्धि किस स्तर की दे रखी है। ठीक है, तो ये मृगशिरा नक्षत्र वालों में कमी होती है, कल्पनाओं में ज्यादा रहते हैं और अपनी कल्पनाओं को सच मान करके उसके अनुसार निर्णय लेते हैं। मृगशिरा नक्षत्र वालों के लिए जो मेरे पास जातक आते हैं, उनको सबसे पहला मेरा स्वभाव होता है कि सबसे पहले अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु मंत्र लो। कुछ भी काम करने से पहले गुरु से पूछ करके, शुभचिंतक से पूछ करके करो। अवस्था छोटी है तो माता पिता से पूछ करके करो, या जिनको तुम अपना हितैषी मानते हो उनसे पूछ करके। मतलब एक तीर में तो रहो भाई, डूबो तो डूब ही जाओ, एक तीर में रहो, बीच में लटके मत रहो। मृगशिरा वालों का ज्यादातर यही समस्या है। यहाँ भी एडमिशन ले लेंगे, वहाँ भी एडमिशन ले लेंगे, वहाँ भी एडमिशन लेंगे, पढ़ना कहीं नहीं, काय दर से एडमिशन ले लेंगे, एक निर्णय पर रही है। इस प्रकार से तो विद्यार्थियों में भी ऐसा हरकतें देखता हूँ तो मैं समझ जाता हूँ कि क्यों ऐसा हरकतें कर रहा है, ये सब क्यों ताम झाम दिखा रहा है, तुरंत समझ जाता हूँ। फिर जो उसी हिसाब से निर्णय देना होता है वैसा देता हूँ। तो ये सब चीज़ें आपको जन्म समय के निर्णय में भी सहयोग करती हैं और किसी को सही मार्गदर्शन करने में भी निर्णय करती हैं। तो ये सब उनका स्तर थोड़ा सा बड़ा होता है। छोटी छोटी बातों को भी चिंतन करते रहें। ऐसी ऐसी बातों के लिए लड़ जाएंगे कि आप माथा पीट लीजिएगा कि क्या जरूरत है इसको बोलने की, या इसको रिपीट करने की, या उसको आई गई बात खत्म, तो बात खत्म करना नहीं आता है, उस पर टिके रहेंगे। 5 साल पुरानी बात पर आज भी झगड़ा कर सकते हैं। तो ये सब उनके दिमाग में मतलब बैठी रहती है। छोटी छोटी बातों पर कोई मतलब कह दे कि ऐसा है तो उसको सिद्ध करने में लग जाएंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, हमें बहुत अच्छा हूँ ईमानदार वाले, कुछ कह दिया तो तुम्हारे पर लग थोड़ी गया। ये सब बात उनको समझ में नहीं आती। ये सब मृगशिरा नक्षत्रों के गुण होते हैं। कुछ लोग इनको घमंडी बोल सकते हैं क्योंकि अपने मिजाज में रहते हैं। अब उनकी कल्पना को पूरी दुनिया तो सच मानेगी नहीं, मान लेगी। वो अपनी कल्पना को आप सच मान रहे हैं तो आपकी समस्या है। अब आपकी कल्पना को पूरी दुनिया तो सच मानेगी नहीं, तो ऐसे में क्या होता है कि दुनिया से कटते हैं, दुनिया से तालमेल बना करके नहीं रह पाते, दुनिया से कट जाते हैं। अपना काम निकालने में कुशल होते हैं, शारीरिक रूप से बलवान होते हैं, पर सामने आकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं, ठीक होते हैं, पर सामने आकर के फ्रंट में आकर के लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते हैं। तो इनको सेना में भी भर्ती कराना है तो पीछे वाला सेना में रखना है, फ्रंट वाले में। एक भागेगा तो 10 भागते हैं ना।
ये सब दिक्कतें होती हैं। फ्रंट में आकर के युद्ध नहीं करते। सत्य प्रिय होते हैं, न्याय प्रिय होते हैं, सरल होते हैं, निर्भीक होते हैं, जो बात है अपना वो अपनी बात रखेंगे और किसी भी चीज़ों से घबराते नहीं हैं। जो भी चीज़ें वो अच्छी बुरी उसका जाहिर विधि राखे राम ताहि विधि रहिए वाला मिजाज इनका हमेशा जो है रहता है। विवेकशील होते हैं, यात्रा में इनकी रुचि होती है, विद्वान होते हैं, अच्छे लोगों का सम्मान करते हैं, अच्छे बुद्धिमान लोगों का सम्मान करते हैं, अपना काम निकालने में कुशल होते हैं, ये भी बताया था पहले, अपना काम निकालने में कुशल होते हैं। आत्मसम्मान इनको बहुत प्यारा होता है, आत्मसम्मान बहुत प्रिय होता है और इनका दोस्ती यारी में इनका मामला क्लियर होता है, या तो दोस्त हैं या तो कुछ नहीं है, इस प्रकार से मामला क्लियर होता है। मतलब दोस्तों के दोस्त वृक्षरा वालों को भी कह सकते हैं। इसके बाद आइए आर्द्रा नक्षत्र की बात। आर्द्रा नक्षत्र शिव जी का नक्षत्र है। आर्द्रा नक्षत्र जो है शिव जी का नक्षत्र है। ये लोग नम्र स्वभाव के होते हैं, भोलेनाथ। आर्द्रा नक्षत्र वाले भोलेनाथ होते हैं। फिर जब दिमाग खराब होता है तो फिर वही बात है, यथा देवो देवः भवति स्मरण शीघ्र फलदः परम पापे व्याप्ते। जब पाप व्याप्त हो जाता है तो श्लोक ध्यान में नहीं है, वो प्रलयकृत हो जाते हैं, प्रलय करने वाले हो जाते हैं। तो ऐसा ही स्वाभाविक का होता है। बहुत तो पूरे मतलब मक्खन ही है, नंबर ही है, जैसे आप कहिए। लेकिन जिस दिन खराब दिमाग हुआ उस दिन पूरा घर पूरा सब कुछ तहस नहस कर देंगे। इस प्रकार से क्रोध करते हैं। ये बर्तन भी तोड़ दिया, उसको भी पटक दिया, उसको भी फेंक दिया, दो चार चीज़ों में संतुष्टि नहीं होती। ये इनका स्वभाव होता है। छोटे बच्चे होंगे, क्रोध आएगा तो क्या करेंगे, वो निकाल करके लाएंगे वो मतलब एक देखिए भी घटना बता रहा हूँ, दिमाग खराब हो गया, गुस्सा कैसे निकालें। तो एक पहले प्लास्टिक की डोलची जैसी आती थी, उसमें लोग कपड़ा रखते थे, उसको उठा करके लाया, पहले चौकी में रखा, आराम से उसको मुझे कुछ क्रिएटिविटी कुछ कर रहा है, कुछ क्रिएटिविटी, आराम से रखा, खोला, फिर एक एक कपड़ा पर निकाल के ऐसे ऐसे पूरा फेंक दिया। समझ गया कि यात्रा है, ये अपना क्रोध निकाल रहा है, इसको कहाँ से क्या करूँ, लेकिन थोड़ा बुद्धिमान है, इसलिए वैसी चीज़ें उठा रहा है जिसमें नुकसान भी कम हो और क्रोध भी मेरा हो जाए। ठीक है, तो अब बच्चों को देख देख के माताएं समझ ही जाती है, उनका ही बालक है, क्यों ऐसी हरकतें कर रहा है, क्या मामला है। माता जी समझ गई इसका गुस्सा का मामला है, फिर उन्होंने जो उसको चिकित्सा करनी थी। तो इस प्रकार से आर्द्रा नक्षत्र वालों का स्वभाव होता है। पैसे के मामले में बिल्कुल खुले होते हैं। अभी कमाए 5 लाख, कोई कहे कि हमको चाहिए तो लेके जाओ। पैसा खर्च करने वाले एक सेकंड नहीं सोचते हैं, खूब दिल खोल के खर्च करते हैं। पैसा खर्च करने में कोई कोताही नहीं होती है। अपने कामों में बहुत रुचि लेते हैं। साधना सिद्धि इत्यादि में भी इनको बहुत रुचि होती है। मंत्रों में आस्था होती है, ईश्वर पर आस्था होती है। तेज दिमाग वाले होते हैं, बलवान होते हैं। इनकी दोस्ती हमेशा होती है मेहनत कश लोगों से। जो लोग शारीरिक श्रम करने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, ऐसे लोगों से लोगों की ज़्यादा दोस्ती होती है। कुछ कुछ मामलों में आडम्बरी होते हैं। अपने इनको स्वयं न लगता हो कि मैं आडम्बर करता हूँ, पर दुनिया को तो लगेगा। शिव जी भस्म रमा के बैठे हैं, देखिए शिव जी का विवाह वाला प्रकरण पढ़िए, कैसे वहाँ की स्त्रियाँ उनको जो है उनका वो कर रही हैं और मैं उसको समझा रही हैं, माता जी को, पार्वती जी की माता जी को भस्म रमा लिया है, ये कर लिया है, वैसे कर। दुनिया को तो आश्चर्य लगता है, वो अपने लिए उनको चाहे जैसे भी हो, तो दुनिया कहती है भाई तो आडम्बर करने वाला आदमी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनके बारे में है। बहुत ज़्यादा रुचि नहीं होती है पढ़ाई लिखाई में। पढ़ाई लिखाई में डिग्री वाले पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा, ज्ञान में रुचि होती है, डिग्री वाले पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा रुचि नहीं होती। जितना हम पढ़ रहे हैं उतना पढ़ने देंगे, ज़्यादा दबाव डालेंगे तो जो पढ़ रहे हैं उसको भी छोड़ देंगे। इस प्रकार से, और अपने धुन के पक्के होते हैं, सोच लिया ऐसा करना है तो फिर करना है। इस प्रकार से इन लोगों का स्वभाव होता है। काम वाम करना चाहें तो फिर वही सब काम है। फोरमैन का काम है, जो पानी वानी दिखाते हैं, इंजीनियरिंग का काम है, कंस्ट्रक्शन का काम है, इन सब चीज़ों में आर्द्रा वाले काम करते हैं। पुनर्वास का काम है, वो आपदा प्रबंधन का काम है, वो सब चीज़ों में आर्द्रा वाले अच्छा काम करते हैं। इसके बाद पुनर्वसन, फिर से बसना, फिर से धन प्राप्त करना। जीवन में एक बार घर जरूर उजड़ता है पुनर्वसु वाला, ज़्यादा बार भी उजड़ सकता है। पुनः पुनः का मतलब एक ही बार उजड़ के बसना नहीं हुआ, पुनः मतलब कई बार भी हो सकता है, पुनः पुनः भी हो सकता है। तो इनका जीवन जो है उतार चढ़ाव से भरा हुआ होता है। बुद्धिमान होते हैं, शीतल स्वभाव के होते हैं जीवन, लेकिन वो चिंताओं में बीतता है। धन की कमी नहीं होती है, भले खुद कमाए चाहे ना कमाए, लेकिन इनको कोई ना कोई आकर के धन की पूर्ति करता रहता है। माता पिता कर दें, भाई बहन लोग कर दें, इष्ट मित्र कर दें, सगे संबंधी कर दें, कोई ना कोई आकर, धन की कमी नहीं रहती, पर फिर भी जीवन जो है वो चिंता वाला रहता है। सफ़ेद चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं, भगवान पर आस्था होती है, यात्रा करना बहुत पसंद होता है, महंगी चीज़ें पसंद आती हैं, मतलब बढ़िया से बढ़िया चीज़ें चाहिए, भले वो अपने काम की ना हो। कुछ लेना है तो एकदम हाई फाई वाला लेना है, भले उससे हमारा ज़्यादा प्रयोजन सिद्ध ना होता, पर लेना वही है। इस प्रकार से दिमाग में सब चीज़ें होती हैं।
परोपकारी होते हैं, पानी खूब पीते हैं, अहंकारी स्वभाव के होते हैं, कुछ कुछ मामलों में दुष्ट प्रकृति के भी होते हैं। अब पुष्य नक्षत्र की बात करते हैं। पुष्य नक्षत्र तो वैसे सभी बहुत मतलब अच्छा माना जाता है। रवि पुष्य योग, गुरु पुष्य योग सुने ही होंगे। तो पुष्य नक्षत्र में जो लोग जन्म लेते हैं उनको बहुत विशेष रूप से आस्था होती है, तीर्थों में, गौ में, ब्राह्मणों में, मंत्रों में, इन सब चीज़ों में विशेष आस्था होती है। विवाह के संबंध में पुष्य नक्षत्र का चयन नहीं किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि सीता जी का विवाह पुष्य नक्षत्र में हुआ था, उसके बाद से पुष्य नक्षत्र में विवाह करना बंद कर दिया गया। उनका जीवन कष्ट में रहा तो कहीं पुष्य नक्षत्र में शादी नहीं करेंगे। तो विवाह के अलावा अन्य सभी कार्य पुष्य नक्षत्र में अच्छे माने जाते हैं। तो कार्य साधक है, वैवाहिक जीवन में कुछ खलल जरूर डालता है, लेकिन अन्य चीज़ों के मामले में देखा जाए तो पुष्य नक्षत्र जो है वो कार्य साधक नक्षत्र होता है। हमेशा वो चाहते हैं दूसरों को प्रमोट करने की आदत पुष्य नक्षत्र में विशेष होती है। खूब प्रमोट करते हैं लोगों को, आगे बढ़िए, इस तरीके से लोगों को प्रमोट करने की बहुत आदत होती है। और मेधावी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, कुटुंब प्रेमी होते हैं, ईश्वर भक्त होते हैं, हृदय बहुत विशाल होता है, बहुत ऊंचा ऊंचा सम्मान प्राप्त करते हैं, ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त करते हैं, दृढ़ प्रति होते हैं, करुणा से भरे हुए होते हैं और प्रशासनिक कार्यों में दक्ष होते हैं। ये सभी जो है पुष्य नक्षत्र का फल है। पुष्य नक्षत्र वाले ऊंचे पद पर तो जरूर जाते हैं। वो आदमी छोटा मोटा काम करके जीवन यापन नहीं कर सकता है, जो कुछ भी करेगा वो बड़े स्तर पर ही करेगा। ये पुष्य नक्षत्र का गुण है। तो ये हो सकता है कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ परिस्थितियाँ खराब हों तो जीवन के उत्तरार्ध में ज़्यादा सफल हो, एक भाग उनका जीवन का संघर्ष करते करते बीत जाए, ऐसा हो सकता है, लेकिन जीवन में कुछ बड़ा ही करते हैं, ऐसा इनका संकल्प होता है। फिर आइए अश्लेषा नक्षत्र, उसका स्वामी है सब। सब क्या करता है? फुफकारता है, धमकाना, कमी निकालना, छिद्रान्वेषण करना, ये सभी जो है अश्लेषा नक्षत्र के गुण हैं। और अश्लेषा नक्षत्र वाले वैसे ही खर्च के, धन तो इनके पास होता है, धन की कमी नहीं होती, पर खर्च करने में भी कुशल होते हैं, खूब खर्च करते हैं। सर्प है ना, कुछ है ही नहीं सिस्टम, सीधा कहाँ रखेंगे, पॉकेट ही नहीं। तो सब जो है, और अच्छी मानसिकता वाले नहीं हुए, यदि अच्छी मानसिकता नहीं हुई तो फिर सर्प के अंदर विष भी होता है, भीतर सर्प भी होते हैं, तो विष उगलते रहना, ये सभी चीजें अश्लेषा नक्षत्र में दिखाई पड़ती हैं। और क्या दिखाई पड़ती हैं? अच्छे अच्छे गुणों की नकल करते हैं, नकल करने का स्वभाव होता है, अच्छे अच्छे गुणों की नकल करते हैं। इनका जन्म बड़े कुटुंब में होता है, लंबा चौड़ा, बड़े परिवार से बने चाहे ना बने, कुटुंब परिवार का जो होता है वो लंबा चौड़ा होता है। साधु संतों की सेवा करते हैं, साधु संतों में आस्था रखते हैं, साधु संतों में सेवक की सेवा करते हैं, धर्म के प्रति भी आस्था रखते हैं, लेकिन अपनी अकड़ जो है वो कम नहीं होती, अपनी अकड़ पर पकड़ बनाए रखते हैं। ये इनका विशेष स्वभाव होता है। कुछ भी हो जाए, भौकाल हमेशा टाइट ही रहेगा, उसको कोई समझौता नहीं, ऐसा इनका स्वभाव होता है। कुछ ऐसे भी होते हैं, अहंकार इस स्तर का होता है कि अपने योग्यता के सामने किसी को महत्व नहीं देते हैं, इस प्रकार का भी स्वभाव देखने को मिलता है। और गुह्य विद्याओं के जानकार होते हैं, गोपनीय विद्याओं के जानकार होते हैं, सर्प में भी वैसे गुण है। इसके अलावा सुनना कम और बोलना ज़्यादा, सर्प के पास कान नहीं होता है ना, सुनना कम बोलना ज़्यादा, ये गुण होता है। बोले बिना रह नहीं सकते हैं, खूब बोलते हैं, बोलने का स्वभाव होता है। अपना लाभ सोचने वाले होते हैं, वो तामसिक भोजन से भी कोई ज़्यादा परहेज नहीं होता है। सर्प जो है सर्वभक्षी होता है, सर्प जो है वो सर्वभक्षी होता है। भगवान के भक्त होते हैं, शिव जी के कंठ में विराजमान है, और विष्णु भगवान तो शेषनाग की सैया पर ही सोए हुए हैं। तो किसी धर्म संप्रदाय विशेष से न खास आसक्ति है, न खास दुश्मनी, सबसे तालमेल है, ऐसा कर सकते हैं। शिव जी के गले में भी देख लीजिए, अन्य लोग कार्तिकेय जी भी बांधे हुए हैं हाथ में, अन्य सबको भी देख लीजिए, किसी के मुकुट में है, किसी के कहीं है, किसी के कहीं है। तो सब जगहों पर अपना तालमेल है, पहाड़ में भी रह लिए, जंगल में भी रह लिए, समतल में भी रह लिए, सब कहाँ नहीं पाया जाता है। सर्वभक्षी और हर परिस्थिति में तालमेल बना सकते हैं, इस तरह का स्वभाव उनमें होता है। अब कुछ कुछ दुर्गुण भी होते हैं, दुर्गुण इत्यादि जो है सो बता ही दिया। विवेकवान होते हैं, अपनी प्रज्ञा का प्रयोग करते हैं, अपने विवेक का प्रयोग करते हैं, शत्रुओं के ऊपर विजयी होते हैं, औषधियों का ज्ञान रखते हैं, औषधियों का व्यापार करें तो उसमें सफल भी होते हैं। और जीवन के उत्तरार्ध में ज़्यादा पूर्वार्ध जो है संघर्ष करते हुए निकल जाता है, 20-25-30 वर्ष तक की जो आयु है वो, बाकी उत्तरार्ध जो है वो अच्छा होता है। अब मघा नक्षत्र की बात करते हैं। मघा नक्षत्र वाले पुण्य कर्मों में रत होते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं, अपने घर परिवार चाहते हैं कि लोग उनका आदर करें, सम्मान करें। मघा नक्षत्र का गुण है, क्योंकि पितरों वाला नक्षत्र है ना। घर का जो बूढ़ा बुजुर्ग है वो क्या चाहता है? घर के सब लोग उनकी बात सुने,
उनका सम्मान करें। ऐसा ही इनका भी सोचना होता है, ऐसा ही इनका बहुत सारे मामलों में ऐसा होता है कि वो लोग किसी न किसी कोई पूर्वज ही आकर के उस परिवार में जन्म लेता है, उनका ही कोई पूर्वज उस परिवार में आकर जन्म लेता है। मघा नक्षत्र पूर्वजों से साक्षात संबंध है, ऐसा भी बहुत बार होता है। अस्पष्टवादी होते हैं, पिता के भक्त होते हैं, ये सब मघा नक्षत्र के गुण हैं। पिता के भक्त क्यों नहीं होंगे, पितरों का स्वामी है, मघा नक्षत्र का स्वामी पितृगण ही है, तो अपने पितरों से, अपने कुल से, कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हैं और शत्रुओं का नाश करने वाले होते हैं। अपनी परंपरा, जब कुल का ध्यान रखेंगे तो कुल परंपरा का भी ध्यान रखेंगे, तो अपनी परंपराओं का ध्यान रखने वाले होते हैं। आजीविका के लिए किसी बड़े संस्थान में काम करते हैं, छोटे मोटे जगहों में, कोई बहुत बड़े विश्वविद्यालय में पहुंच गए, किसी बड़े एजेंसी में पहुंच गए, मतलब किसी न किसी बड़े जगहों पर कार्य करते हैं। प्रसन्न चित्त होते हैं, एक आजीविका पर निर्भर नहीं होते हैं, कई सारी चीज़ों पर अपनी इनकी व्यवस्था बना करके चलते हैं और हमेशा बैकअप लेके चलते हैं। कुछ भी काम करेंगे तो साथ में बैकअप प्लान रहेगा, बिना बैकअप प्लान के जल्दी कोई काम नहीं करते हैं। ये सब इनकी चीज़ें होती हैं और चीज़ों को जड़ तक पहुँचते हैं, तह तक पहुँचते हैं, उसके बाद कोई निर्णय लेते हैं। ये सभी मघा नक्षत्र की बात है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की बात करते हैं। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र जो आकाश में चारपाई की तरह है, अभी एक बताता हूँ, आपको बता चुका हूँ शायद एक बार। बेंगलोर के कोई जातक थे, हमसे जन्मपत्र दिखा रहे थे, तो हमारे सामने कुंडली खुली हुई थी, तो रात में 11 बजे के आसपास उनसे बात हो रही थी मेरी। मैं कहा इतनी रात को आप, बोले मैं ऑफिस से लेट आया। ऐसा कौन सा ऑफिस है भाई, क्या काम ऐसा है कि रात में 11 बजे छुट्टी हो रही है? ऐसा मैंने छुट्टी तो शाम को 6 बजे हो जाती है, मैं फिर वहाँ पढ़ता हूँ। तो मैं कहा कि आपको बैठ के पढ़ने की आदत तो है नहीं, आपको तो लेट के पढ़ने की आदत है, तो वहाँ आपको कैसे चौकी पलंग चारपाई मिल जाता है, क्या साधन है? तो चौंक गए कि भाई इनको कैसे पता। तो बात तो आप सही बोल रहे हैं। मैं 2-3, जब सब लोग चले जाते हैं तो सारी कुर्सी तो खाली हो जाती है, तो 2-3 कुर्सी लगा करके मैं टेढ़ा होकर के पैर दूसरी कुर्सी में पैर रख करके पढ़ता हूँ। तो आपको कैसे पता, कुंडली से सब कैसे पता लग जाता है? तो पूर्व फाल्गुनी जो नक्षत्र है वो है ही चारपाई। चारपाई किस काम आती है? सोने की। ऐसा जो आदमी ही जिसमें जन्म लिया है पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, वो बिना सोए कोई काम करेगा कैसे? वो तो खाते खाते भी लेट जाएगा, लेट कर ही पड़ेगा। तो उसमें कोई अलग बात तो कुछ हुआ नहीं, कोई मैंने कहा ऐसा नहीं, कुछ नहीं की ना, मैं वहाँ पहुँच के कोई मेरा लाइफ टेलीकास्ट चल रहा था, पर मैं युक्ति से पकड़ लिया चीज़ों को। इस प्रकार से जो ज्योतिषी होते हैं उनको बहुत साथ वो होना चाहिए, क्या जासूसी दिमाग वाला होना चाहिए, तभी बात बनती है, बिना जासूसी दिमाग की बात नहीं बनती। ठीक है, तो वो सब चीज़ों से मैं पकड़ लिया तुरंत, वही क्या मान रहा है, वो तो बहुत प्रभावित है। और उसमें प्रभावित होने जैसा सिर्फ इतना है कि आप भी अपना बुद्धि का प्रयोग करें तो चीज़ें हो जाएंगी। तो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का ये गुण होता है, कोई भी काम करेंगे तो लेटे लेटे करना उनको ज़्यादा आराम पसंद होता है। पहले अपनी सुविधा देखते हैं, उसके बाद काम देखते हैं। और सुविधा होगी तो काम नहीं करना है, और सुविधा वाला कोई काम करना ही नहीं है। कोई काम सुविधा वाला करना है, आराम से करना है, जल्दबाजी वाला कोई काम नहीं करना है, होगा ऐसा वाला है। और जो भी काम करेंगे उसको बढ़िया तो बढ़िया करेंगे, लेकिन आराम आराम से करेंगे। चतुर होते हैं, मृदुभाषी होते हैं, प्रसन्न चित्त होते हैं, बड़े बड़े लोगों से अपना संबंध रखते हैं, राजकीय सम्मान प्राप्त करते हैं, यात्रा के शौकीन होते हैं, दानी प्रवृत्ति के होते हैं। ये सब चीज़ें उनको बहुत पसंद होती है। बन ठन के रहना, चकाचक रहना, वेल मेंटेन जिसको बोलते हैं, वेल मेंटेन रहना। बिल्कुल दाढ़ी कटाएंगे तो बिल्कुल शेप से कटाएंगे, बार बार कटाएंगे तो पहले देखेंगे कितने तरह का तुम्हारे पास डिजाइन है, उसमें से फिर कोई चूज करेंगे। वैसे कोई भी नहीं चूज कर लेंगे, हमारे ऊपर कौन फिट बैठता है उसको देख करके चूज करेंगे। तो बहुत क्या बोला जाए उसको, आज करके उसमें कहते हैं वो चूजी होते हैं। बहुत मतलब चीज़ों को देख देकर समझ बूझ करके काम करना। उनके साथ मार्केट चले जाइए, एक चीज़ खरीदना होगा तो आपको कम से कम 4-5 घंटा लगेगा। हम लोग की तरह नहीं है, मार्केटिंग करेंगे फुर्सतें नहीं, कुछ भी है पैसा लीजिए सामान दीजिए जाइए, क्या है नहीं है वो आप समझ लीजिए, हमको उतना फुर्सत नहीं समझने का। ठीक है, तो ये सब बातें हैं किसके अंदर, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के अंदर। बहुत सरल स्वभाव के होते हैं, क्रोध छुपा हुआ होता है अंदर, जल्दी सामने प्रकट नहीं करता है, अंदर छुपा हुआ क्रोध होता है। यही सारे गुण उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के ही हैं, नक्षत्र के भी हैं, क्योंकि फाल्गुनी एक ही नक्षत्र है और बहुत बड़ा है, तो उसको 2 भाग में बांट देते हैं, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी। पूर्व वाला जो भाग है वो पूर्व फाल्गुनी हो जाता है, उत्तर वाला जो भाग होता है वो उत्तरा फाल्गुनी हो जाता है। बस उत्तरा फाल्गुनी के साथ विशेषता यह है कि वो लोग थोड़े ज़्यादा कुशाग्र बुद्धि के होते हैं। पूर्व फाल्गुनी वालों से ज़्यादा तेज बुद्धि किनकी होती है, उत्तरा फाल्गुनी वालों की होती है। पूर्व फाल्गुनी वालों का दाम्पत्य जीवन तो कुल मिलाकर थोड़ा बहुत ठीक ठाक ही होता है। उत्तरा फाल्गुनी वालों के दाम्पत्य जीवन में कई सारी परेशानियां आती हैं, पत्नी के साथ कुछ न कुछ प्रपंच जिनका चलता ही रहता है। तो ये सब उत्तरा फाल्गुनी में थोड़ा बहुत जो अंतर है वो बताइए। अब आइए हस्त नक्षत्र। हस्त का मतलब होता है हाथ, है ना, तो उनके हाथों में जादू होता है,
हस्त नक्षत्र वाले, वो कुछ हाथ वाली कला जानते हैं, चाहे वो चित्रकला बहुत बढ़िया बनाते हों, चाहे वो तबला बहुत बढ़िया बजाते हों, चाहे वो सितार बहुत बढ़िया बजाते हों, चाहे वीणा बहुत बढ़िया बजाते हों, चाहे बिनाई गुथाई बहुत बढ़िया करते हों, उनके हाथ में कुछ ना कुछ गुण होता है और वो गुण जन्मजात होता है। आप सीख करके ट्रेनिंग लेकर के भी वो चीज़ नहीं कर सकते, और वैसे लोगों को ट्रेनिंग दे दी जाए तब तो फिर क्या करना, जन्मजात गुण उनके हाथों में होती है। तो जिसको कहते हैं हस्तकला, किसी भी प्रकार की हस्तकला देख लीजिए, हस्तकला में निपुण होंगे। और हस्तकला में निपुण नहीं होंगे तो क्या करेंगे, स्कूल में जैसे प्रवेश किए वैसे ही लोगों से बैठ के हाथ लड़ाने लग गए, करते हैं ना बस जो मिले उसी से दिन भर में 50 बार, कोई काम धंधा नहीं, उनका वही गेम है बस। जहां भी दिखाई पड़ेगा वो कुछ ना कुछ उनकी ऐसी हरकत होगी कि वो इंडिकेट कर देगा, भाई आप नहीं समझ पा रहे हैं तो आप जानिए, पर वो इंडिकेट कर रहा है कि मैं हस्त नक्षत्र वाला हूँ। उनका हाथ कभी खाली नहीं रहेगा, वो कुछ न कुछ जो है हाथ से चलता ही रहेगा। तो ये सब हस्त नक्षत्र वालों का गुण कह लीजिए या दोष कह लीजिए, जो भी है वो है। विरोधियों से भयभीत नहीं होते हैं, प्रपंच बहुत फैलाते हैं, परिवार तो लंबा चढ़ा होता है पर कुछ न कुछ कारण से भाई बंधुओं से उनको दूरी ही रहती है। क्रोधी स्वभाव के होते हैं, अस्थिर प्रकृति के होते हैं, बहुत उपादेय होते हैं। हाथ के बिना कोई काम हो सकता है, बहुत उपादेय होते हैं, मतलब मल्टी टैलेंटेड जिसको कहा जाता है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं। लेकिन स्वभाव से निर्दयी होते हैं, जीवन का उत्तरार्ध में ज़्यादा सफल होते हैं 30, 32, 35 साल के बाद। चित्रा नक्षत्र की बात करते हैं। चित्रा का अर्थ होता है चित्र विचित्र, चित्रा का अर्थ होता है चित्र विचित्र। तो वैसे ही ये लोग भी होते हैं, इनका स्वभाव परिवर्तनशील होता है, टेंशन में ज़्यादा रहते हैं, साहसी होते हैं, धनवान होते हैं, दानी होते हैं, सुशील होते हैं, शरीर अच्छा होता है, मजबूत होता है, शारीरिक रूप से देखने से लगेगा नहीं लेकिन मानसिक रूप से अशांत रहते हैं। बाहर से तो चमकते रहते हैं, क्यों, चित्रा सदा तिष्ठति रोचमान, आकाश में बहुत तेज चमकने वाले नक्षत्रों में चित्रा नक्षत्र भी है। अब देखिए 27 नक्षत्रों के तो बीच में ही है, 27 नक्षत्र है तो 14वां नक्षत्र जो है वो चित्रा है ना, बीच का नक्षत्र है। तो बीच का मतलब क्या, भंवर में लटके हुए, ना इधर ना इधर, मन जो है वो दोलायमान है। ये चित्रा का इंडिकेशन है। चित्रा नक्षत्र वालों को आयुर्वेद में विशेष रुचि होती है, आयुर्वेद के विशेष जानकार होते हैं, क्यों, स्वामी है त्वष्टा, सूर्य भगवान का ही स्वरूप है, सूर्य भगवान आरोग्य के कारक है, तो आयुर्वेद में इनको विशेष रुचि होती है। भवन निर्माण में रुचि रखते हैं, भवन निर्माण की सामग्रियों में सूर्य का अधिकार है, भवन बनाने में मंगल का अधिकार है। ये सब बात आजीविका वाले जब पढ़ा रहा था तो बताया था, ये जो ईंटा है, गिट्टी है, रोड़ा है, बालू है, सब जो भी है वो सब क्या है, सूर्य के क्षेत्र में। घर जब बन रहा है वहां पर मंगल का एरिया आ गया, ठीक है। जो आपको ये सब बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई कर रहा है वो सूर्य से प्रभावित है, जो आपका बिल्डिंग बना रहा है ठेकेदार वो मंगल से प्रभावित है, ठीक है। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को समझना है। तो गृह निर्माण में रुचि रखना का तात्पर्य यही है कि उन सब चीज़ों में विशेष रुचि होगी, उन सब चीज़ों की विशेष जानकारी होगी, या नेटवर्क में वो सब लोग ज़्यादा होंगे उनके उसमें, है ना। इसके बाद हाँ, सौंदर्य प्रसाधन प्रेमी होते हैं, चित्रकला जानते हैं, अभिनय जानते हैं, बहुमूल्य वस्तुओं का व्यापार करते हैं, गायन गणित ये सब जानते हैं। ये सब चित्रा नक्षत्र का फल है। व्यवहार को पकड़ना मुश्किल है, कभी कुछ व्यवहार करेंगे कभी कुछ व्यवहार करेंगे, अपने व्यवहार पर बहुत लंबे समय तक टिकते नहीं, व्यवहार बदलता रहता है, परिवर्तनशील व्यवहार होता है। स्वाति नक्षत्र की बात करते हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी है वायुदेव, वायु का काम है चलना, हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, ठीक है, चलते रहेंगे। और वायु दिखाई पड़ता है, सिर्फ उसके झोंके अनुभव होते हैं, तो वैसे ही इनका स्वभाव होगा। कोई लड़की का जन्म हो स्वाति नक्षत्र में, बाल भले बांधेगी, कुछ ऐसे खुला रहे, उड़ता रहे, और उड़ता हुआ अनुभव होता रहे, उड़ता हुआ फिर अनुभव भी होता रहे। तो ऐसा होगा कान के पास कुछ ऐसे लगा रहे, ऐसे समेट करके कि वो हवा से कान को स्पर्श करे तो अच्छा लगे। गाड़ी स्कूटी चलाएंगी तो ऐसे तेज चलाएंगी, मतलब हवा से ही बात करना है, उससे नीचे नहीं। पवन देव है ना, पवन पुत्र वेग चलो, तो वैसे ही वेग ही इनकी रहती है। वो मतलब जाकर के स्पोर्ट्स बाइक ही देखेंगे तो तेज चलता, कार चलाएंगे तो सामने का शीशा खुला रहेगा, शीशा बंद करके कार कैसे, संभव नहीं, और हमेशा तेज चलना है। ये सब स्वाति नक्षत्र वालों के गुण होते हैं। पुरुष लोग होंगे तो वो बैठ करके बात नहीं करेंगे, वो हिलते डुलते रहेंगे, आप बोलते रहिए, उनका सर हिलता रहेगा, हाथ हिलता रहेगा, कुछ न कुछ उनके अंग में हिल डुल चलता ही रहेगा। तो ये किसका गुण है, स्वाति नक्षत्र वाला। ये सब स्वाति नक्षत्र वालों के संबंध में चीजें हैं। होशियार होते हैं, हालांकि व्यापार में निपुण होते हैं, तुला नक्षत्र का संबंध हो जाता है इससे, तुला राशि का, है ना। अच्छे कुशल व्यवसायी होते हैं, व्यापारी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। इनके शिक्षा में एक न एक बार व्यवधान, एक बार कम से कम व्यवधान जरूर होता है स्वाति नक्षत्र वालों में।
हो सकता है कि पढ़ाई अधूरा छोड़ना पड़ जाए या कुछ समय का गैप लिए फिर आगे उसको पूरा किए। ये सब स्वाति नक्षत्र के गुण होते हैं। आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं। तो जो व्यापार करना जानेगा उसको धन की कमी थोड़ी होगी। व्यापार करना जानते हैं स्वाति वाले, तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं, ऐश्वर्यशाली होते हैं, अपने समाज में बहुत मान सम्मान प्राप्त करते हैं। जो इंजीनियरिंग का काम है, यंत्रों से संबंधित काम है, उन सब चीज़ों में जो है ज़्यादा रुचि रखते हैं, परोपकारी होते हैं, साधु संतों की सेवा करते हैं। ये लोग भारतीय बनिया है स्वाति में। भारतीय बनिया मतलब भारत के आप देख लीजिए पुराने जितने भी करोड़पति होंगे, अरबपति होंगे, चाहे टाटा बिरला अंबानी किसी का प्राचीन जो है उनके फोटो को आप देखिए, वो आपको सादा सिंपल कुर्ता, सिंपल धोती, माथा में टोपी, एक लाठी, बस। यहाँ कोई चैन नहीं, यहाँ कोई सिक्कड़ नहीं, कुछ नहीं। दिखावा पसंद ही नहीं होता था। अरबपति होंगे, दिखावा नहीं पसंद था। ये भारतीय बनी हुआ स्वभाव है। दान धर्म में बहुत आगे रहे। बहुत बार ऐसा भ्रम हो जाता है, अरे ये क्या देंगे, तो स्वयं ऐसे रहते हैं, फटे हाथ रहते हैं। उनका संकल्पना यही थी कि हमारे पास जो भी धन है वो देश का ही धन है, हम तो उसके संभालने वाले हैं, हमको जितना अधिकार उतना प्रयोग करेंगे बस। तो अच्छी मानसिकता के हो, धर्मपरायण होते हैं। जो धर्म से विमुख हो जाते हैं उनका तो क्या ही करना। बाकी जो व्यापारी हुए हैं भारत में आजकल, व्यापार जो प्रपंच हुआ है वो सब विदेशी व्यापारियों का वो है, प्रपंच है। ईस्ट इंडिया कंपनी आई है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां विदेशों से आती हैं, उनका काम होता है व्यापार से पैसा लूटना, कमाना नहीं, व्यापार करके लोगों का पैसा लूटना। अब डायरेक्ट चाकू दिखा करके लूटे तो बदनामी होगी। थोड़ा अच्छा पोशाक बन लिया, बहुत अच्छे हैं, व्यापारी हैं, सभ्य हैं, संभ्रांत हैं, ऐसा दुनिया को दिखाते हुए, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करते हुए लोगों से लूटना, ये पाश्चात्य जगत की सोच है, पाश्चात्य जगत के व्यापारियों की सोच है। भारत के जो व्यापारी हैं, भारत के जो बनिया हैं, भारत के जो वैश्य हैं, उनकी सोच ऐसी नहीं। न तो भारत के ब्राह्मणों की ऐसी सोच है, न भारत के क्षत्रियों की ऐसी सोच है, न भारत के वैश्य वर्गों की ऐसी सोच है, न भारत के शूद्रों की ऐसी सोच है। पाश्चात्य जगत से जो लोग आए हुए हैं उनमें इस तरह की चीजें देखने को मिलती हैं। उनकी विकृत सोच जो है वो सब यहाँ पर आई। यही कारण है कि सभी ग्रंथों में प्राचीन भारत की धरा को पुण्य धरा बताया गया है, श्रेष्ठ बताया गया है। अभी 1-2 दिन पहले ही मैं कहीं न्यूज में ही देख रहा था कि कोई एक है खेल जगत से जुड़े हुए, बोले कि मैं अपनी पुत्री को चाहता हूँ कि भारत में रहे, क्योंकि भारत में गोरे और कालों के साथ भेदभाव नहीं होता है। अभी 2-4 दिन पहले की घटना है। आज के वैज्ञानिक युग में कोई विदेशी व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, किसी यूरोपियन कंट्री का व्यक्ति ऐसा बोल रहा है, जो दुनिया को आकर कहते हैं कि आप सभ्य हो। अभी क्या स्थिति है समाज में भी ऐसा होता है, जो लोग स्वयं बदमाश होते हैं ना, वो अच्छे लोगों को बताते हैं कि वो बदमाश है, वो बदमाश, ताकि दुनिया उनको अच्छा हो। किसी को जल्दी अपनी राजनीति चमकानी होगी तो आकर क्या कहेगा, वो पार्टी खराब, वो पार्टी खराब, वो पार्टी, सब वो खराब बताएगा। क्यों? ताकि लोग वो स्वयं पॉपुलर हो जाए। यही सब नीति चल रही है, सब विदेशों की नीति। ठीक है, तो हम लोग चल रहे थे स्वाति नक्षत्र में, स्वाति नक्षत्र के बारे में बता रहा था। तो स्वाति नक्षत्र वाले जो होते हैं धन की कोई कमी नहीं होती है, पर परोपकारी होते हैं, परोपकारा या सताम विभूतया। वो इस बात को अच्छे से जानते हैं, धन की 3 ही गति होती है, या तो भोग कर लो, वो कर नहीं सकते, क्योंकि भारत तो योगवादी प्रवृत्ति है ना, भोगवादी प्रवृत्ति है ही नहीं। भारत में तो योगवादी प्रवृत्ति है, बच्चा बच्चा योग जानता है। मैं दिल्ली में रहता था, एक सब्जी वाले के पास गया एक मित्र के साथ, तो वो यूपीआई से स्कैन लिया नहीं, कैश हम लोग लेकर चले नहीं थे, कुछ भी कैश नहीं था। तो उन्होंने कहा कि दादा बाद में देता हूँ पैसा। बोले ठीक है। फिर वो लौट कर आए, बोले आपको भरोसा है ना? तो उन्होंने क्या कहा, कहाँ जाओगे, सबको तो वहीं जाना है। तो माथा पीट लिया, ये आदमी सब्जी बेच रहा है, इसका दर्शन देखिए। कोई कहाँ जाओगे, आज नहीं तो तुमको देना ही पड़ेगा, ऊपर तो हिसाब हो रहा है। कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा वो बोल देगा कि वो तो अभी जाके वापस आकर पैसा देगा, भैया तुम अपना पैसा पकड़ो। दर्शन का लेवल देखिए। यहाँ तो बच्चा पैदा ही योगी पहले पैदा होता है, बाद में वो जो डॉक्टर इंजीनियर तो बाद में बनता है। तो भारत की जो धरा है वो योगियों की धरा है, योग मार्गियों की धरा है। इसलिए भारत के जितने भी ग्रंथ हैं वो योग मार्ग ही सिखाते हैं, योगी ही बनाते हैं लोगों को। भोगी क्योंकि भोग की जो प्रवृत्ति है वो पाश्चात्य जगत में से लेकर के यहाँ पर आई है। और भारत का इतिहास उठा करके, भारत के जो आक्रांताएं हैं उनका इतिहास उठा करके देख लीजिए। भारत में यदि भोग की प्रवृत्ति होती तो यहाँ के लोग दूसरे देशों में जाते, आक्रमण करते, वहाँ की संपदा पर कब्जा करते। भारत के लोगों ने कभी ऐसा किया ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देने की प्रवृत्ति, हड़पने की, लूटने की प्रवृत्ति ही नहीं। तो यहाँ के जो भी वैश्य वर्ग हैं जिनके पास धन है वो भी कैसे हैं, इसी प्रकार से हैं, परोपकार करने वाले। परोपकार धन की 3 ही गति होती है। भोग आप कर नहीं सकते क्योंकि भोग आपको पसंद ही नहीं, भारत की प्रवृत्ति में नहीं, आपके डीएनए में भोग करना नहीं, कहाँ से भोग करेंगे?
आजकल वो सब चला दिया है, बैंकॉक जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और मलेशिया क्या क्या वो सब है ना, मालदीव वालदीव, वहाँ जाओ तो लूटने का प्रबंध है। हमारे यहाँ आओ, प्रलोभन दिखा करके और 50 चीज़ों से वो सब करते हैं। ये सब कलिकाल का प्रभाव है, डीएनए में ये सब चीज़ें नहीं। वहाँ पर जाने के आने के बाद लोग पश्चाताप ही करते हैं, कहते हैं इतना पाप हो गया, चलो गंगा स्नान करते हैं, कुंभ जाते हैं, मिटाते हैं। जिसको, क्योंकि डीएनए वो चीज़ें हैं ना, वो दिमाग में डाल रही है प्रेशर अपना, भाई हमने गलत तो किया है, तो चीज़ें कहीं ना कहीं दिमाग में बैठी रहती हैं। ये भारत की प्रवृत्ति, अन्य लोग ऐसा नहीं मानते हैं हमने कुछ गलत किया है, उन लोगों में ऐसा प्रवृत्ति ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें आप इसी प्रकार से, क्षत्रिय लोग हैं, आप देखिए कितने क्षत्रियों ने कितना बलिदान दिया, लाखों करोड़ों की संख्या में क्षत्राणी महिलाओं ने जौहर किया। कितने लोग जन्म से बलिदान देने के लिए ही पैदा हुए, ऐसे सोच वाले भारत के क्षत्रिय का कितना उनका वो मतलब भारत की रक्षा के लिए कितने वर्षों तक लड़ते रहे, भारत की रक्षा, कितने क्षत्रियों का इतिहास है। इसी प्रकार आप वहाँ का पढ़िए, कश्मीर में कितने लाख टन जनेऊ ब्राह्मणों के मार दिए गए, उनको वो धर्म परिवर्तन नहीं किया ब्राह्मणों ने, इसलिए उनको मरवा दिया गया, उनके जनेऊ को तोड़ा गया। तो 7 मन जनेऊ, ऐसा वो जो पुस्तक है नाथुराम गोडसे का, उसमें पढ़ करके देखिए, ऐसे कितने इतिहास हैं, उठा करके कश्मीर का इतिहास उठा करके पढ़िए। ऐसा थोड़ी खाली हुआ है कश्मीर, वो तो तपस्वियों का जगह रहा है, तपस्थली रहा है, कश्यप ऋषि की भूमि मानी जाती रही। कितना त्याग, कितना बलिदान, कितनी तपस्या सभी लोगों ने किया है। कोई भी वर्ग ऐसा नहीं है जिसने भारत के त्याग, तपस्या, बलिदान में अपनी भूमिका न निभाई हो, ऐसा कोई वर्ग नहीं रहा है। इन्हीं को तोड़ने के लिए अंग्रेज 50 प्रकार की नीतियां लेकर के आते हैं कि वो खराब है, वो खराब है, ऐसा है, वैसा है, 50 तरह की बातें करते हैं, 50 तरह के प्रपंच फैलाते हैं, और 50 तरह के प्रपंचों में लोगों को लेकर के लोगों को बांटते हैं और शासन करते हैं। उनका शुरू से वही आइडियोलॉजी वही रहा है, फूट डालो और शासन करो। 5वीं 6वीं क्लास से आप लोग पढ़ रहे हैं। अब आते हैं विशाखा नक्षत्र में। विशाखा का अर्थ होता है 2 शाखाओं वाला, द्विशाखा भी कहीं कहीं पर इसका नाम है विशाखा। एक चीज पर टिके नहीं रहते हैं, 2 नावें पर रखे रहते हैं, इनके डूबने की संभावना बहुत रहती है, 2 नावें पर रखे रहते हैं। अक्सर जब विशाखा नक्षत्र वाले आते हैं मेरे पास कुंडली दिखाने, तो 100 लोग आएंगे, उसमें से 60-70 लोगों का ही कंप्लेन होगा, मेरा वहां पैसा डूब गया, मेरा वहां ऐसा हो गया। गए ही क्यों थे? गए ही क्यों थे? थोड़ा यहाँ भी डालें, थोड़ा यहाँ भी डालें, थोड़ा यहाँ भी डालें, थोड़ा यहाँ भी डालें, इस तरह का उनका चिंतन होता है। मैच के लिए कहीं पैसा लगाएंगे तो जीतने, जैसमें डाउट होगा दोनों में लगा देंगे, कोई जीतेगा ही। तो ये सब विशाखा वालों का सिस्टम होता है, एक बात पर टिके नहीं रहते हैं, तो उन पर आप आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते हैं। विशाखा वालों कोई बहुत ही अच्छा सज्जन हुआ, चंद्रमा पर बृहस्पति का कुछ ज़्यादा ही प्रभाव हुआ तो भाई अलग बात है, पर आप उनको आंख बंद करके उन पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकते हैं। उनको खुद ही नहीं पता चलता है उनका मन कब बदल जा रहा है, उनके मन में कब अच्छे कब बुरे विचार, अपने आप को गलत तो समझता नहीं, और लोग चलते हैं अपने मन के अनुसार ही। कृपण होते हैं लेकिन बोलने में बहुत कुशल होते हैं, वाक्पटु, आप उनको मतलब उसमें हरा नहीं सकते, बहुत कुशल एकदम निष्णात बोलने में वाक्पटु होते हैं। शत्रु को जीतना जानते हैं, स्वभाव से क्रोधी होते हैं, कामासक्त होते हैं, पत्नी जो कहती है वो करते हैं, पत्नी के भक्त होते हैं। मैं जोरों का गुलाम बन के रहूंगा, ये सब गाना उनको सूट करता है। अब आगे हम लोग बात करते हैं अनुराधा नक्षत्र। अनुराधा नक्षत्र आ जाता है वृश्चिक राशि में। अनुराधा नक्षत्र वालों के जीवन में बाल्यकाल में बहुत संघर्ष होता है, चाहे लग्न में अनुराधा हो चाहे चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र हो, बाल्यकाल में बड़ा मतलब उनको संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कल मैं बता रहा था अब कुंभ राशि के बारे में, वैसे ही अनुराधा नक्षत्र के बारे में है कि अनुराधा नक्षत्र वालों का जीवन बहुत संघर्ष में होता है, बहुत उनको संघर्ष करना पड़ता है। उनका शरीर स्थूल होता है, छोटी उम्र भी होगी, बच्चा भी होगा ना तो पेट थोड़ा सा निकला ही रहेगा, शरीर जो है स्थूल होता है। शक्तिशाली होते हैं, धनवान होते हैं, मान सम्मान पाने वाले होते हैं, बहुत सारा काम में बहुत धंधी होते हैं, एक काम से संतुष्ट नहीं, कई सारा काम जानते हैं और कई सारा काम फैला करके रखते हैं, खूब यात्रा करने वाले होते हैं, मन से अस्थिर होते हैं, शरीर यहाँ रहेगा मन उधर दौड़ता रहेगा, इस प्रकार से मन से अस्थिर होते हैं। साहसी होते हैं, मिलनसार होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, उनका व्यक्तित्व रोगिला होता है, दानी होते हैं, भोजन के शौकीन होते हैं, धार्मिक होते हैं, मृदुभाषी होते हैं और स्त्रियों के प्रिय होते हैं। छल कपट प्रपंच, अपना का कुछ विशेष काम सिद्ध करना हो, छल कपट प्रपंच करने में पीछे नहीं होते हैं, काम बनना चाहिए, चाहे जैसे भी अपना काम बने। ये सब अनुराधा के गुण हैं। फिर आइए ज्येष्ठा, नाम में ही ज्येष्ठा है, नाम में ही ज्येष्ठा है, मैं बड़ा हूं, मैं सुप्रिय हूं। तो छोटा भी रहेगा ना तो अपने आप को छोटा नहीं मानेगा। अब घर में कोई छोटा भाई हो गया
अब जो बड़ा है तो अन्य लोग भी आएंगे, तो जो बड़ा है उसको बड़े की तरह सम्मान करेंगे, छोटे छोटे की तरह सम्मान, उसको वही जेलसी होगी कि बड़े को ऐसा सम्मान क्यों और मेरे को ऐसा क्यों नहीं। ये सब ज्येष्ठ उसको लोग समझाएगा, अरे भैया वो बड़े हैं, वैसा नहीं। वो आचार्य में आप 800 छात्रवृत्ति देंगे और हम शास्त्री में हमको 600 देंगे, सवाल हो जाएगा, ऐसा क्यों। और नहीं तो सब जगह शिकायत करेंगे, ऐसा है वैसा है जैसा है। उनको एकदम आगे रखना है, सुपीरियर, किसी के पीछे नहीं चल सकते हैं। तो घर में यदि कोई 4, 3, 4, 5 भाई हो, चाहे जैसे भी हो, उसमें एक कोई ऐसा हो गया ज्येष्ठा वाला, उसका सिस्टम अलग होगा और बाकी का अलग सिस्टम होगा। वो अपना प्रभुत्व, अपना सब कुछ, मैं ज्येष्ठ हूँ, मैं श्रेष्ठ हूँ, ऐसा दुनिया माने चाहे न माने, लेकिन खुद को मान के चलते हैं। नहीं चल रहा है? तो दुनिया माने चाहे न माने, वो अपने आप को श्रेष्ठ मान करके चलते हैं। ये ज्येष्ठा का गुण होता है। शौकीन होते हैं, क्रोधी होते हैं, धर्म के अनुरूप चलते हैं, पढ़ाई स्त्री पर बहुत आसानी से आसक्त हो जाते हैं, सभी विद्याओं को जान जाना चाहते हैं, सभी विद्याओं में निपुण हो जाना चाहते हैं, साहित्यिक होते हैं, काव्य कला इनके उसमें होता है, लेखक होते हैं, पत्रकार बन जाए, साहित्यिक बन जाए, कविता के क्षेत्र में काम करें तो सफल होते हैं, वकालत के क्षेत्र में भी सफल होते हैं, आजीविका बहुत मतलब प्राप्त करते हैं। बाल्यकाल में पढ़ाई लिखाई में भी ना आता है, हिम्मत करके आगे बढ़ेंगे तो पढ़ाई पूरी होगी, नहीं तो भी पढ़ाई छूट भी सकती है। संतान इनको समय से हो जाती है और अच्छी संतान होती है। गृहस्थी में ज़्यादा रुचि होता है, पर गृहस्थ का सुख पूरा पूरा नहीं मिलता है, जैसा दशा आधा अधूरा ही मिलता है। ये तो हो गया ज्येष्ठा नक्षत्र। अब आइए मूल नक्षत्र। मूल नक्षत्र वाले लोग विशाल हृदय के होते हैं, दानी होते हैं, लेकिन मूल क्या है? जड़ है। जहाँ जन्म लेते हैं उसको उखाड़ देते हैं। मूल नक्षत्र वाले जिस क्षेत्र में रहते हैं उसको उजाड़ देते हैं, जड़ सहित उखाड़ देते हैं। ऐसा इसीलिए अभुक्त मूल भी मूल में पड़ता है। ठीक है, तो बहुत जगहों पर अभुक्त मूल वाले बच्चों को सीधे क्या कहा जाता है? त्याग दीजिए। नहीं त्यागेंगे तो पूरा परिवार बिखर जाएगा। मूल नक्षत्र वाले जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ बिखराव प्रारंभ हो जाता है, तो वहाँ मेंटेन करके चलने में ही भलाई है। आप ज्योतिष को झूठ करना चाहते हैं तो अपना जीवन बर्बाद करके करिए, हमको क्या आपत्ति है। कोई आप पहले व्यक्ति तो है नहीं संसार में, आप कैसे करोड़ों लोग पैदा हुए और आगे नहीं पैदा होंगे, साबित करते करते से उनकी कई पीढ़ियाँ बीत गई। आप ही उसे बिताना चाहते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं। ऐसे बच्चों को बाल्यकाल से ही आप घर के बाहर रखेंगे तो ठीक रहेगा। ऐसे लोग जितना संघर्ष करते हैं उतना ज़्यादा सीखते हैं, उतना ज़्यादा अपने जीवन में योग्य बनते हैं। और घर में आप रखेंगे तो इनके ऊपर आपका शासन चलेगा नहीं, वो जैसा कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। और आप नहीं करेंगे तो आपके सामने अपना सर फोड़ लेंगे, अपना हाथ काट लेंगे, अपना पैर तोड़ लेंगे, छत से चढ़ के कूद जाएंगे, कुआं में कूद जाएंगे। आपको मानना ही पड़ेगा, आप क्या मजाक बना रहे। जो कहेगा सो आपको करना पड़ेगा। मूल नक्षत्र वाला पैदा हुआ है तो मतलब ये मत समझिए कि पुत्र पैदा हुआ है, संतान पैदा हुआ ना, बाप पैदा हुआ है। ये मूल नक्षत्र वालों का गुण है। उसी हिसाब से सोच के निर्णय लीजिए तो उसमें आपकी भलाई है। अब अपना भला तो सब लोग सोचते हैं। हाँ, ये जरूर है कि आगे चल करके ये लोग बहुत मददगार होते हैं। किसी को मदद करेंगे तो दिल खोल के मदद करेंगे। बाद में दिमाग खराब हुआ तो ऐसी तैसी करने वाला बात है, लेकिन जब करेंगे तब कुछ नहीं सोचेंगे, तब दिल खोल करके मदद करेंगे। दानी होते हैं, धनवान होते हैं, स्वास्थ्य इनका कमजोर होता है, कुछ न कुछ जो है बीमारी लगी रहती है। कभी पैर में कुछ हो गया, कभी चर्म रोग हो गया, कभी मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, कभी बाल झड़ रहे हैं, और कुछ न कुछ उनका स्वास्थ्य संबंधी कंप्लेंट रहता है। बोलने में चतुर होते हैं, सारा काम तो बोलने पर ही इनका है, पूरा मार्केटिंग ही बोलने पर इनका है। बोलने में इतने चतुर होते हैं, इतने चतुर होते हैं, आप संसार में ठगों की लिस्ट निकालिए, उसमें आप इतना निश्चित जान के चलिए 70% भागीदारी मूल नक्षत्र वालों को। बोलने में इतने चतुर होते हैं, बहुत ज्यादा चतुर होते हैं। इसके बाद हिंसक होते हैं, क्रोध करने वाले होते हैं, और जीवन में बार बार इनकी दुर्घटनाएं होती हैं। अब हमारे चश्मे में ज्यादा लेंस लगा हुआ नहीं है, ये इधर दूर से दिख जाएगा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात करते हैं। पूर्वाषाढ़ा थोड़ा तेजी से चलते हैं। अच्छा, बैटरी कम है, ठीक है, तो थोड़ा तेजी से चलेंगे। जैसे उत्तरा फाल्गुनी और पूर्वा फाल्गुनी एक ही नक्षत्र है, फाल्गुनी उसी का 2 भाग है, वैसे ये भी है। पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा एक ही नक्षत्र का 2 भाग है, तो एक बता दूंगा तो दूसरा समझ जाएंगे। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र वाले सबके मित्र होते हैं, सबसे मिला जुला के रहो, सबसे दोस्ती करके रहो, किसी से दुश्मनी मत करो, ऐसा स्वभाव होता है। कार्यकुशल होते हैं, संतान से बहुत प्रेम होता है। अले मेरा बच्चा, उठा करके घूमते रहेंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे हमारे बेटे में ये गुण है, ये गुण है, ऐसा करता है, वैसा करता है। कोई मिलेगा दिन भर अपने बच्चे की कहानी सुनाते रहेंगे। ये सब पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा जो नक्षत्र वाले हैं उन लोगों के अंदर ये सब गुण होता है। परोपकारी स्वभाव के होते हैं, शांत होते हैं, विनम्र होते हैं, धार्मिक होते हैं। बुरी संगति से लोगों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी से दुश्मनी नहीं करना है तो बुरे वाले हावी हो सकते हैं।
तो बुरी संगति से यदि सावधान नहीं रहेंगे तो समस्या होगी। भाग्योदय इनका भी जो है 30 वर्ष के बाद ही देखने को मिलता है। फिर आते हैं श्रवण नक्षत्र। श्रवण नक्षत्र भगवान को अत्यंत प्रिय है। श्रवण नक्षत्र वाले माता पिता के अत्यंत भक्त होते हैं। श्रवण नक्षत्र वाले अच्छे श्रोता होते हैं। श्रवण का मतलब क्या है? का स्वामी कौन है? विष्णु भगवान स्वामी है, हरि स्वामी है। तो सबका पालन पोषण करते हैं, शत्रु का भी, कोई शत्रुता भी करेगा तो उसका पालन पोषण नहीं करेंगे। ये श्रवण नक्षत्र वालों का गुण होता है। समाज के साथ अच्छा व्यवहार रखते हैं, बहुत परोपकारी होते हैं, सामाजिक कार्य में बहुत रुचि होती है, इनका गणित बड़ा अच्छा होता है, आध्यात्म में बड़ी रुचि होती है, गणित में कुशल होते हैं। वो पढ़ेंगे तो या तो कॉमर्स लेकर पढ़ेंगे या मैथ्स लेकर पढ़ेंगे, आर्ट्स में जल्दी नहीं जाएंगे। श्रवण नक्षत्र वाले अच्छे विचार के होते हैं, अच्छा ही सोचते हैं, बुरा चिंतन बुरे विचार ये सब इनको नहीं समझ में आता है, मतलब पल्ले नहीं पड़ता है, छल कपट से दूर रहते हैं, उच्च विचार के होते हैं और शोभायमान व्यक्तित्व इनका होता है। अब धनिष्ठा नक्षत्र की बात करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र वालों को दो ही चीज में विशेष रुचि होता है, पहला धन में, दूसरा संगीत में। धनिष्ठा नक्षत्र वालों का दिमाग दो ही जगहों पर विशेष रूप से जाता है। तो धन में और संगीत में विशेष रुचि रखते हैं, साहसी होते हैं, अच्छे काम करने वाले होते हैं, इनको जीवन साथी भी अच्छा मिलता है और बड़े बड़े लोगों से अपना इनका संपर्क रहता है, ऐश्वर्यशाली होते हैं, उदार होते हैं, समाज में मान सम्मान होता है। बड़े बड़े लोगों से संपर्क रहेगा तो मान सम्मान होगा। आजकल कोई योगी जी के साथ एक फोटो खिंचा ले तो सब उनको फोन करने लग जाते हैं। कोई डायरेक्ट संपर्क वाला ही हो तो क्या उसका मान सम्मान कैसे नहीं होगा, है कि नहीं? तो क्रूर ग्रहों की महादशा में इन लोगों को सामान चोरी होने को है, धन चोरी होने को है रहता है, क्योंकि जो लोग श्रेष्ठ होते हैं उनको दिमाग में लोग रखता है इसके बाद बहुत पैसा होगा। जब दिमाग में आ जाए चोरों के इसके बाद बहुत पैसा होगा तो फिर अपना हथकंडा अपनाते हैं। फिर आगे शतभिषा नक्षत्र है, इसमें 100 तारे होते हैं, इसलिए इसको शतभिषा नक्षत्र कहा जाता है। ये लोग सत्यवादी होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं, परिश्रम करने वाले लोगों को बहुत पसंद करते हैं। वो बहुत सारा टाइम वहाँ बिताएंगे, आपको जिम्नास्टिक के समय, योग में, जिम में, सब में बहुत पर्याप्त समय बिताते हैं। सत्यभाषी होते हैं। चंद्रमा पर यदि पापक ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो शराब पीना, जुआ खेलना, पर स्त्री गमन करना, ये सब चीजें इनमें होती हैं, सट्टेबाजी ये सब कुछ भी होता है। लेकिन साहसी होते हैं और अंदर से शांत दिखते हैं, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ेंगे तो शांत स्वभाव के, अंदर में भले कैसा भी तूफान हो और बाहर से आपको शांत स्वभाव के होते हैं। अपनी बात जल्दी किसी को नहीं बताते हैं, अपनी बात अपने मन में रखते हैं। तो शतभिषा वाले भी अक्सर आपको मनोरोग से पीड़ित दिखाई पड़ेंगे, मानसिक रूप से वो दिखाई पड़ेंगे, ये सब इनका है। धन संग्रह करते हैं और अपने आप को समाज में एक बढ़िया लेवल मेंटेन करके रखना चाहते हैं, चाहे वो कर्जा लेके ही निवेद करके ही क्यों ना अपना लेवल मेंटेन करना पड़े, लेकिन वो अपना लेवल जो है मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अपने आप को नीचा देखना पसंद नहीं होता है। ये शतभिषा नक्षत्र का गुण है। फिर आइए पूर्वा भाद्रपद और उत्तरा भाद्रपद, इनका भी एक ही जैसी बात है, एक ही नक्षत्र है, दो भागों में बटा हुआ है। पूर्वा भाद्रपद वाले सुंदर होते हैं, खूब बोलने का गुण होता है, कला से परिपूर्ण होते हैं, कला कुशल होते हैं, सोने वाले, नींद बहुत को प्यारा होता है, जीवन साथी का सुख प्राप्त करते हैं, संतान का भी सुख जो है समय पर मिल जाता है, बहुत ज़्यादा कुछ देरी नहीं होती है, छोटी छोटी बातों में गुस्सा करने वाले होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में एक दोष होता है कि धनवान तो बहुत होते हैं, पर कालांतर में ऐसी स्थिति आ जाती है कि बिल्कुल ही धन बचा ही नहीं है, या धन किसी से याचना करने की स्थिति आ गई, इस प्रकार से चीजें भी हो जाता है और बहुत जल्दी आकर्षित हो जाते हैं विपरीत लिंग वाले व्यक्ति के प्रति, प्रेम में धोखा खाने की भी वो संभावना जो है बढ़ जाती है। और इस तरह की चीजें यदि ज्यादा होंगी तो दाम्पत्य जीवन में सुख कम होगा। यदि एक पत्नी व्रत का धर्म का पालन करते हैं तो दाम्पत्य सुख पूरा होता है, और यदि इस प्रकार की आदतें होती हैं, गुरु ग्रह प्रभाव होता है चंद्रमा पर, तो दाम्पत्य सुख में कमी आ जाती है। जो शुक्र और चंद्रमा की दशा है वो इन लोगों के लिए बहुत अच्छी नहीं जाती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं उत्तरा भाद्रपद के बारे में। उत्तरा भाद्रपद वालों का भी लगभग ऐसा ही है, और उत्तरा भाद्रपद वालों का व्यवहार थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होता है, वो थोड़े ज़्यादा नैतिक होते हैं, ज़्यादा इथिकल होते हैं उत्तरा भाद्रपद वाले, और गृहस्थ जीवन पर ज़्यादा उनकी अभिरुचि होती है। तो कम उम्र में शादी विवाह करके घर बसा करके एडजस्ट होकर के आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई लिखाई चलती रहेगी, बाकी भी चलती रहेगी, तो समय से ही सब जो है वो मतलब इसमें हो जाते हैं। वाकपटु होते हैं, जिम्मेदारी निभाने वाले होते हैं, लेखन के क्षेत्र में, पत्रकारिता के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं। रेवती नक्षत्र वाले बोलते ज़्यादा हैं, करते कम है, ये रेवती नक्षत्र वालों का दुर्गुण मान लीजिए। लेकिन माता पिता के प्रति उनकी श्रद्धा आगार होती है, बुद्धिमान होते हैं, स्वभाव से सरल होते हैं, वाणी इनकी थोड़ी तेज होती है, या तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा बोलते हैं, या थोड़ा ऊंचा बोलते हैं, या तीखा बोलते हैं, ऐसा बोलेंगे कि दिमाग एकदम झल्ला जाए उस तरीके से। तेज वाणी होते हैं, मित्रों के साथ प्रसन्न रहते हैं, हालांकि इनके विश्वसनीय मित्रों की संख्या बहुत कम होती है रेवती वालों की, लेकिन मित्रों के साथ बहुत प्रसन्न रहते हैं। शरीर पुष्ट होता है, काया निरोगी होता है, वो वृद्ध भी होंगे तो दौड़ते हुए मिलेंगे आप रेवती वाले। तो
चतुर होते हैं, मेधावी होते हैं, अच्छे परामर्शक होते हैं, परामर्श देने में कुशल होते हैं, अच्छे परामर्शक होते हैं, तो किसी को गलत सलाह नहीं देते हैं। व्यापारी होते हैं, व्यापार के क्षेत्र में अच्छा पैसा कमाते हैं, कमीशन इत्यादि से आजीविका विशेष रूप से चलती है। लेखक होते हैं, काव्य कुशल होते हैं, काव्य से विशेष इनको अभिरुचि होती है। चरित्रवान होते हैं और घर में कुछ न कुछ प्रपंच पत्नी के साथ कुछ न कुछ वाद इनका चलता रहता है, और अपने परिवार के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होते हैं। जीवन में कई बार इनको कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो राशिफल के समय भी मीन राशि वालों के समय जैसे बातें बताया था, रेवती मीन राशि में आता है। इस प्रकार से आज आप सभी लोगों ने नक्षत्र फल पढ़ लिया है। अब जो भी लोग आपके परिचय में हो, जो अपना नक्षत्र फल जानना चाहते हो, अपने बारे में जानना चाहते हो, जिनको अपना जन्म नक्षत्र पता हो, वो इन वीडियो को देख सकते हैं, आप उनको शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं 10वें दिन की कक्षा में कल इसी समय। तब तक के लिए जय श्री नारायण। श्रीमते रामचंद्राय नमः।